प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 211। सिर्फ 1 मिनट बाकी। ये सुनकर देवांश ठाकुर ने बस अपना सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान दी, फिर कुछ खोए हुए अंदाज में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि योद्धाओं की यह महान दुनिया इतनी दयनीय हालत में पहुंच जाएगी, जहां एक मामूली सा अर्ध महागुरु पूरे राज्य पर राज कर सकता है। ये सचमुच हंसी की बात भी है और अफसोस की भी। अबे ओ हरामखोर, तुझे पता भी है तू क्या बक रहा है? अभी के अभी परिवार प्रमुख गजेंद्र रायचंद से माफी मांग। हो सकता है रायचंद परिवार के पूर्वज खुश होकर तेरी लाश को सही सलामत छोड़ दें। भीड़ में से कोई अपनी भड़ास निकालने और गजेंद्र रायचंद की चापलूसी करने के लिए देवांश पर चिल्ला पड़ा। ये देख बाकी लोग भी मन ही मन उस आदमी को बेशर्म बुढ़ा कहकर कोसने लगे, लेकिन फिर खुद भी वही करने का मन बनाने लगे। हर कोई देवांश पर जुबानी हमला करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वे अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने देखा कि देवांश ने हल्का सा सिर घुमाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को एक नज़र देखा जो आगे बढ़ने के लिए उतावला हो रहा था। उन्हें लगा था कि देवांश उस आदमी का कुछ न कुछ हश्र तो जरूर करेगा, लेकिन देवांश ने बस एक नज़र डाली और अपनी निगाहें हटा लीं। बस इतना ही और कुछ नहीं। गाली देने का अंजाम सिर्फ एक घूरना। यह अंजाम तो मैं भी सह सकता हूँ। जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया, जो लोग पहले से ही बेचैन थे उन्होंने फिर से अपना मुंह खोला, गालियां देने के लिए तैयार। अबे ओ देवांश! इससे पहले कि हरामखोर शब्द बाहर निकलता, उन्होंने अचानक देखा कि जिस आदमी ने अभी देवांश का अपमान किया था, उसके पैरों के नीचे से एक नील कमल अग्नि निकली और पल भर में उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जो सुनाई दिया वह थी दर्द से भरी एक दिल दहला देने वाली चीख। उसकी वो तीखी, रूह कंपा देने वाली आवाज ने वहां मौजूद हर शख्स को सहने पर मजबूर कर दिया। उस पर से उस बैंगनी आग की भयानक तपिश, जिसने उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतनी दूरी पर होने के बावजूद उस आग की लपटों ने उनके चेहरों को झुलसा दिया था। जो लोग उस आदमी की नकल करने की सोच रहे थे, ये नज़ारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने अपने गले में आए शब्दों को जबरदस्ती नीचे निगल लिया। धीरे धीरे सुकड़ती उस जली हुई लाश को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने इस सदमे और डर को कैसे बयां करें। ज़्यादातर लोग मन ही मन भगवान का शुक्र मना रहे थे, जबकि उनके पसीने छूट रहे थे। शुक्र है मैंने आगे बढ़कर अपनी गर्दन नहीं फंसाई, वरना आज वहां मैं जल रहा होता। मेरे रायचंद परिवार के आंगन में किसी की हत्या। गजेंद्र रायचंद ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, नौजवान, क्या तुम मेरे रायचंद परिवार को, जिसके पास एक अर्ध महागुरु है, सिर्फ सजावट की चीज समझते हो? इस पल गजेंद्र रायचंद का दिल गुस्से और घमंड से भरा हुआ था। आखिर उसके पीछे एक अर्ध महागुरु स्तर का विशेषज्ञ खड़ा था, तो उसके पास घमंड करने की पूरी वजह थी। सजावट। देवांश ये सुनकर ठंडी हंसी हंसा, फिर उसने सिर हिलाया। सजावट की चीजें कम से कम देखने में तो सुंदर होती हैं, लेकिन तुम्हारा ये रायचंद परिवार कचरे का ढेर है और तुम अभी भी सजावट बनने के सपने देख रहे हो। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों तरफ से गहरी सांसें खींचने की आवाजें आने लगीं। उन्होंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि यह महान रायचंद परिवार, जो पुणे का निर्विवाद रूप से नंबर 1 परिवार बनने वाला था, देवांश की नजरों में सजावट के लायक भी नहीं समझा जाएगा। अभी भी बहुत नादान है, जो मन में आ रहा है बके जा रहा है। देखते हैं बाद में ये कैसे निपटेगा। किसी ने सिर हिलाते हुए ताना मारा। आसपास के अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और आह भरी। उन्हें लगा कि देवांश की जुबान वाकई बहुत जहरीली है और इसकी वजह से मरना उसके लिए सही अंजाम होगा।
जितना चाहे अकड़ ले, एक बार मेरे दादाजी ने कदम बढ़ा दिया तो तुझे दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि गजेंद्र गुस्से में था, लेकिन अपने दादाजी का ख्याल आते ही उसका दिल खुशी से खिल उठा। अगर ऐसा है तो तुम उन्हें जल्दी बाहर आकर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं कहते? देवांश ने संजीदगी से कहा। उसके हाव भाव ने परिवार प्रमुख गजेंद्र पर कई गुना दबाव डाल दिया। जल्दी मत कर, दादाजी स्नान कर रहे हैं और कपड़े बदल रहे हैं। आखिर एक यंत्र सम्राट को मारने के लिए थोड़ा रस्मों रिवाज तो होना चाहिए ना। गजेंद्र ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों में देवांश के लिए गहरा तिरस्कार था, जैसे कि रायचंद परिवार की नजरों में देवांश पहले से ही एक लाश हो। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया, फिर उसने 2 उंगलियां उठाईं और गजेंद्र से कहा, 2 मिनट बचे हैं। ये सुनते ही गजेंद्र बिल्ली की तरह बाल खड़े करके भड़क उठा। देवांश की नाक की तरफ उंगली उठाकर जोर से चिल्लाया, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए उल्टी गिनती गिनने की? अच्छा, बहुत अच्छा, आज मुझे देखना ही है कि 3 मिनट बीत जाने के बाद ये योगी निर्वाण मेरे रायचंद परिवार का क्या बिगाड़ लेता है। अपनी बात खत्म करने के बाद गजेंद्र ने अपनी छाती पर हाथ बांधे और मजबूती से खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स और बेफिक्र लग रहा था और उसकी आंखों में देवांश के लिए गहरा अपमान साफ दिखाई दे रहा था। देवांश ने उसके साथ और लफ्ज जाया नहीं किए, बस मन ही मन समय का हिसाब लगाता रहा। एक बार 3 मिनट पूरे हो गए तो इस रायचंद परिवार को इस दुनिया से मिटना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बधाई देने आए तमाम छोटे बड़े परिवारों के मुखियाओं ने अभी अभी देवांश की ताकत साफ देख ली थी। वह वाकई एक यंत्र सम्राट था जो बिना कोई तैयारी किए भी अपना तंत्र चला सकता था। इसलिए भीड़ से जल्द ही एक कयास भरी आवाज आई, तो क्या इसका मतलब है कि योगी निर्वाण और रायचंद परिवार के पूर्वज के बीच बराबरी का मुकाबला होगा? जैसे ही यह कहा गया, आसपास के लोगों ने तुरंत उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाहे उसका यंत्र सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या उसकी तुलना एक सिद्ध महागुरु से की जा सकती है? या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक अर्ध महागुरु को महागुरु नहीं मानते? बिल्कुल सही, एक ही स्तर के भीतर योद्धा अजेय होते हैं, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती। भले ही सामने वाला कोई सिद्ध योगी ही क्यों न हो, उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। अभी भी बराबरी के मुकाबले के बारे में सोच रहे हो? भले ही उस लड़के ने कोई काला जादू इस्तेमाल किया हो, वह रायचंद परिवार के पूर्वज के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। ... भले ही देवांश ने अभी अपनी भयानक अग्नि नियंत्रण क्षमता का प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों की राय लगभग वैसी ही रही। वे अभी भी भारी बहुमत से हरिश्चंद्र रायचंद का समर्थन कर रहे थे। अपने दादाजी के समर्थन में हो रही इन बातों को सुनकर गजेंद्र रायचंद को बहुत सुकून मिला। हालांकि अभी जनवरी का महीना था और मौसम में ठंडक थी, लेकिन गजेंद्र को हवा में गर्मी की लहरें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई बड़ी आग उसे सेंक रही हो। नौजवान, सुना तुमने? क्या तुम जानते हो कि जनमत का विरोध नहीं किया जा सकता? अगर तुम अभी भीख मांगो तो जो मैंने पहले कहा था वह अभी भी कायम है। मैं अपने दादाजी से कहकर तुम्हें एक आसान मौत दिलवा सकता हूँ, गजेंद्र ने बड़े गर्व से कहा। उसके दादाजी अभी तक सामने भी नहीं आए थे और ये लोग पहले ही उनका इतना सम्मान कर रहे थे। तो अगर वे उसके दादाजी की अर्ध महागुरु स्तर की तकनीकों को देख लेंगे तो क्या वे डर के मारे तुरंत घुटने टेक कर माथा नहीं रगड़ने लगेंगे? अपने दादाजी की साधना के दम पर पूरे पुणे में अपना प्रभाव जमा पाने का ख्याल गजेंद्र को बेहद रोमांचित कर रहा था। जहां तक उस मामूली योगी निर्वाण की बात थी, उसने कब का उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आखिर एक लाश से उलझने की क्या जरूरत है ना? उसने सोचा था कि उसकी ऐसी शर्तें देने के बाद देवांश, जिसके जीतने का कोई मौका नहीं था, जरूर मौके पर ही दुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि देवांश को इन चर्चाओं की कोई परवाह नहीं थी और उसके सरेंडर के प्रस्ताव को उसने बस हवा में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने धीरे से एक और उंगली नीचे की और बिना किसी जल्दबाजी के कहा, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तू मौत मांग रहा है? गजेंद्र जवाब में दहाड़ा। अध्याय 212। गजेंद्र रायचंद अपने पूर्वज का स्वागत करता है। एक डांट भरी चीख के बाद गजेंद्र रायचंद नीचे कूदकर देवांश से सीधे भिड़ने ही वाला था कि उसने तुरंत अपनी उस उत्तेजना को दबा लिया। वह जानता था कि उसकी ताकत उसके दोनों बेटों से कम है, यहाँ तक कि जोरावर रायचंद भी उस लड़के के हाथों मारा गया था। अगर वह आगे बढ़ा तो ये पत्थर पर अंडा मारने जैसा होगा। इसलिए जो पैर उसने उठाया था उसे चुपचाप वापस नीचे रख दिया। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। एक बार पूर्वज अपना स्नान और कपड़े बदलना पूरा कर लें, तुम एक लाश बन जाओगे। गजेंद्र एक ऐसा आदमी था जो नफा नुकसान तौलना जानता था और उसका सब्र उसके दोनों बेटों से कहीं बेहतर था। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी के चेहरों पर भारी उम्मीद के भाव आ गए। वे इस बार हरिश्चंद्र रायचंद की एक झलक पाने के लिए ही आए थे, ये देखने के लिए कि क्या वे वाकई अर्ध महागुरु स्तर की साधना तक पहुंच चुके हैं। और तो और अब देवांश जैसे यंत्र सम्राट की मौजूदगी और दोनों पक्षों के बीच गहरी दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी जो किसी एक की मौत तक खत्म नहीं होगी, का मतलब था कि जल्द ही सदी का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला था।
उस्तादों के बीच टकराव देखना निश्चित रूप से एक ऐसा रोमांच था जिसे आम दिनों में पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। यही कारण था कि हरिहरेश्वर में अखाड़ा प्रतियोगिता अपनी महंगी कीमत के बावजूद इतने सारे पर्यटकों को भुगतान करके देखने के लिए आकर्षित कर सकती थी। बाकियों के उत्साह और उम्मीद की तुलना में देवांश और मीरा नायर बहनों के चेहरे बेहद शांत थे। केवल अमृता नायर बार बार अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ रही थी, साफ तौर पर देवांश के लिए चिंतित थी। उसने वाकई देवांश के तरीके देखे थे, लेकिन विरोधी एक अर्ध महागुरु था जो सिद्ध महागुरु बनने से बस एक कदम दूर था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। इसके अलावा विरोधी महागुरु स्तर से सिर्फ कांच की एक पतली दीवार जितनी दूरी पर था। क्या होगा अगर आगामी लड़ाई के दौरान उसे अचानक आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए? क्या गुरु देवांश बर्बाद नहीं हो जाएंगे? जैसे ही उसने ये सोचा, अमृता नायर मदद नहीं कर सकी और चिंता भरे चेहरे के साथ देवांश की पीठ को देखने लगी और एक अवर्णनीय भावना तुरंत उमड़ पड़ी। लेकिन अमृता ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय अपनी दोनों बेटियों पर नजर डाली, इस डर से कि गुरु देवांश की मौत के बाद उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो 100 साल बाद उसके पास वाकई शशांक नायर से मिलने के लिए कोई मुंह नहीं होगा। जैसे ही अमृता नायर विचारों में खोई हुई थी, गजेंद्र रायचंद की नजरें उस माँ और दोनों बेटियों पर पड़ीं। अपने दादाजी को खुश करने के लिए एक साहसी विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। अमृता नायर, तुम्हारी बेटी ने जिस रक्षक को ढूंढा है उसका मरना तय है। तुम्हें भी समय रहते अपनी योजना बना लेनी चाहिए। गजेंद्र के शब्दों को सुनकर अमृता होश में आई। हालांकि वह अपनी दोनों बेटियों जितनी दृढ़ नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर कुछ हिचकिचाहट थी। गजेंद्र ने अमृता के हिचकिचाते चेहरे को पूरी तरह से भांप लिया। उसे लगा कि उसका दिल इस समय विरोधाभास और संघर्ष से भरा है, और अगर वह उसे थोड़ा सा धक्का दे तो वह निश्चित रूप से उस दिशा में जाएगी जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। मिस अमृता, मेरे परिवार और तुम माँ बेटियों के बीच असल में कोई खास दुश्मनी नहीं है। अगर उस वक्त मेरे बेटे में महत्वाकांक्षा की कमी न होती तो शायद हमारे दोनों परिवार अब तक समधी बन चुके होते। गजेंद्र ने उसे बहलाया। उसकी नज़रें अमृता के चेहरे पर टिकी थीं। वह उसके खूबसूरत चेहरे पर आने वाले किसी भी सूक्ष्म बदलाव को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा जिसने मेरे बेटे को मारा वह योगी निर्वाण है। असल में इसका तुम्हारे नायर परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम माँ बेटियों को योगी निर्वाण के साथ मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम अपनी तरफ से सद्भावना दिखा सको तो मैं, गजेंद्र रायचंद, यहाँ गारंटी देता हूँ कि हमारा रायचंद परिवार न केवल तुम माँ बेटियों को निशाना बनाना बंद कर देगा, बल्कि तुम्हें नायर परिवार में वापस लौटने के लिए सुरक्षा भी दे सकता है। मिस अमृता, क्या विचार है? इस प्रस्ताव को सुनकर अमृता के दिल में एक हलचल हुई। उसे यह काफी मुमकिन लगा। आखिरकार शमशेर नायर एक मरता हुआ आदमी था। अगर दूसरे लोग तब उनके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहेंगे तो भी उन्हें रायचंद परिवार के वजन पर विचार करना होगा। ये सिर्फ अमृता नहीं थी, यहाँ तक कि मीरा नायर ने भी सोचा कि यह प्रस्ताव काफी अच्छा है, लेकिन उसके लिए ये केवल अच्छा था। अमृता नायर पूछने से खुद को रोक न सकी। सद्भावना दिखाएं? हम सद्भावना कैसे दिखाएं? तुमसे माफी मांगें? ये सुनकर गजेंद्र ने तुरंत सिर हिलाया और हंसा। माफी में ईमानदारी की कमी होती है क्या? मैंने अभी नहीं कहा? हमारे रायचंद परिवार के पूर्वज इस समय स्नान कर रहे हैं और कपड़े बदल रहे हैं। उन्हें संयोग से स्नान में मदद करने के लिए एक दासी और कपड़े बदलने में मदद करने के लिए दूसरी की जरूरत है। तो अगर तुम्हारी बेटियां अपनी मर्जी से जाकर हमारे रायचंद परिवार के पूर्वज की स्नान और कपड़े बदलने में मदद कर दे तो हमारी शिकायतें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। कैसा रहेगा? ये गजेंद्र के दिमाग का वो साहसी विचार था। उसने सोचा कि उसके पूर्वज 1 दशक से अधिक समय से एकांतवास में थे, इतना कि पुण्य लगभग उनके अस्तित्व को भूल चुका था। 1 दशक से अधिक का समय निश्चित रूप से अपनी जवानी के दिनों में पूर्ण अंतर्शक्ति वाले योद्धा के लिए एक कठिन और यातनापूर्ण समय रहा होगा। अगर वह इस समय पुणे की 2 सबसे खूबसूरत बहनों को उनके पास भेज दे तो वह बिना सोचे समझे जानता था कि पूर्वज निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे, और जब समय सही होगा वह अमृता को भी भेज देगा। अगर पूर्वज तब खुश हुए तो रायचंद परिवार के मुखिया के रूप में उसकी स्थिति न केवल पहाड़ की तरह स्थिर होगी, बल्कि उसे पूर्वज से साधना का कुछ आशीर्वाद भी मिल सकता है। ये सोचकर गजेंद्र को लगा कि वह एक जीनियस है। इन शब्दों को सुनकर अमृता नायर का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने चेहरे से इतनी नफरत कभी नहीं की थी जितनी अब कर रही थी। अगर वह सुंदर न होती तो उसकी बेटियां इतनी असाधारण न होती और स्वाभाविक रूप से उन पर इस तरह बुरी नजर न डाली जाती। वह, जिसने पहले गजेंद्र के प्रस्ताव के लिए आशा की एक किरण रखी थी, अब एक ठंडी सांस ली और सीधे मना कर दिया। हम अपनी इज्जत बेचने का ऐसा घटिया काम करने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। अमृता के दृढ़ इनकार को सुनकर मूल रूप से आश्वस्त गजेंद्र का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसने अमृता को बर्फीली नजरों से देखा।
अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस लड़के के मरने के बाद तुम्हारे मुंह कब तक सख्त रह सकते हैं। बोलने के बाद गजेंद्र ने जोड़ा, एक बार वह लड़का मर गया तो तुम, माँ और दोनों बेटियां मेरे रायचंद परिवार के आंगन में 3 रखेलें होंगी। भले ही तुम तब न चाहो, फिर भी तुम्हें हमारे पूर्वज की सेवा करनी ही होगी। वैसे भी तुम तीनों को हमारे पूर्वज के खिलौने बनना ही है, तो क्यों न अपनी मर्जी से बन जाओ। उस तरह तुम मार खाने से बच जाओगी। इसमें बुराई क्या है? ये सुनकर अमृता नायर का चेहरा डर से तुरंत पीला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तमाम उतार चढ़ावों के बाद अंत में उसे अपनी आबरू खोनी ही पड़ेगी। एक पल के लिए दुख उमड़ पड़ा और आंसुओं की 2 धाराएं सीधे फूट पड़ी, उसकी आंखों से बहने लगी जैसे बारिश से लदे नाशपाती के फूल। एक ऐसा नज़ारा जिसने देखने वाले सभी को भावुक कर दिया। वह पहले से ही एक बेमिसाल सुंदरी थी, जिसे पुणे की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता था। अपनी मौजूदा हालत में उसने तुरंत आंगन में अनगिनत नजरों को आकर्षित किया, जो उस पर लंबे समय तक टिकी रहीं। गजेंद्र के बोलने के बाद अचानक उसके कान में लगे ईयरपीस से एक आवाज आई। उसके हाव भाव तुरंत सख्त हो गए और वह जल्दी से अंदर की ओर मुड़ा, गहरा झुककर चिल्लाया, गजेंद्र रायचंद अपने पूर्वज का सम्मानपूर्वक स्वागत करता है। अध्याय 213। तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा जिंदा छोड़ना मेरी लापरवाही थी। गजेंद्र रायचंद के शब्द सुनते ही जो मेहमान अब तक कानाफूसी कर रहे थे, उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और बड़े ही अदब से रायचंद परिवार के विला के भीतरी आंगन की तरफ देखने लगे। जल्द ही उन्होंने लोगों के एक समूह को विला से बाहर आते देखा। सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति का चेहरा जवां था, लेकिन बाल सफेद, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कदम हल्के थे मगर पहाड़ जैसे स्थिर, और उसके वजूद से एक ऐसा रोब झलक रहा था जो सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दे। उसके पीछे कई लोग चल रहे थे, कुछ रायचंद परिवार के थे जबकि कुछ चेहरे बिल्कुल अनजाने थे। खासकर वो अधेड़ उम्र का आदमी जो हरिश्चंद्र रायचंद से बस आधा कदम पीछे चल रहा था। उसका शरीर गठीला और मजबूत था। पहली ही नजर में साफ था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर भी वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था कि वह आदमी कौन है। लेकिन इससे हरिश्चंद्र रायचंद के प्रति उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। जैसे ही उन्होंने हरिश्चंद्र को देखा, सबने अपने आप सिर झुका लिया, गजेंद्र की नकल करते हुए, और उस दिशा में जोर से चिल्लाए, हम महागुरु रायचंद का सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। अर्ध महागुरु भी तो आखिर महागुरु ही होता है। ये वही बात है जैसे डिप्टी डायरेक्टर भी डायरेक्टर ही कहलाता है। हरिश्चंद्र, जो 1 दशक से अधिक समय से एकांतवास में थे, ये सुनकर हल्का सा सिर हिलाया। वे साफ तौर पर सबके रवैये से बहुत खुश थे। वे जानते थे कि आज के बाद यह विशाल पुणे उनका अपना साम्राज्य बन जाएगा। इन सालों में की गई अपनी कड़ी तपस्या को याद करते हुए हरिश्चंद्र को लगा जैसे उन्होंने आखिरकार अपनी सारी कठिनाइयों पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि जब उन्होंने पूरे आंगन पर नजर दौड़ाई तो भीड़ में उन्हें एक आदमी और 3 महिलाएं ऐसी दिखी जो बाकी सबसे अलग थीं। वे वहां तनकर खड़े थे। उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे कि वे उसे, एक अर्ध महागुरु को, अपनी नजरों में कुछ भी नहीं समझते। हरिश्चंद्र बिना पूछे ही समझ गए कि ये नायर परिवार की 3 महिलाएं और उनका रक्षक योगी निर्वाण ही होगा। बड़ों का इतना अनादर, क्या सूर्यकांत नायर ने तुम्हें यही सिखाया है? हरिश्चंद्र ने ठंडी सांस ली, बिना किसी लाग लपेट के सीधे उनका इस्तेमाल अपना दबदबा बनाने के लिए करने की तैयारी की। मीरा नायर ने यह सुना और अभी यह सोच ही नहीं पाई थी कि कैसे जवाब दे, जब उसने पास ही भीड़ में से किसी को जोर से चिल्लाते हुए सुना, महागुरु रायचंद, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे दादाजी का निधन कई साल पहले हो गया था और वे तीनों अब मेरे नायर परिवार के सदस्य नहीं हैं। ये सुनकर मीरा नायर को एहसास हुआ कि बोलने वाला रोहन नायर था, शमशेर नायर का बेटा। हाँ, इस जाहिल की फितरत तो इसके बाप से भी बदतर है। मीरा ने मन ही मन उसे कोसा और उसे नजरअंदाज कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने एहसान फरामोश हैं। हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया और टिप्पणी की, फिर उन 3 महिलाओं से कहा, चून की तुम ही गई हो तो अब जाना मत। ये बूढ़ा 10 साल से अधिक समय से एकांतवास में है और संयोग से उसे बिस्तर गर्म करने वाली कुछ दासियों की जरूरत है। उनकी बातों से साफ था कि उनका इरादा उन तीनों, माँ और बेटियों को रखने का था। इतनी बूढ़ी उम्र में उनकी भूख काफी बड़ी थी, लेकिन ये सामान्य भी था। आखिरकार एक अर्ध महागुरु की साधना आम लोगों से परे थी। जोरदार जीवन शक्ति ऐसे विशेषज्ञों के लिए सबसे बुनियादी क्षमता थी। रोहन नायर ने यह सुना और तुरंत घबरा गया। महागुरु रायचंद, ये महिलाएं ही वो मुजरिम हैं जिन्होंने आपके परपोते को मारा था। आपको उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। रोहन की घबराहट वाजिब थी। अगर वे तीनों सच में महागुरु रायचंद की महिलाएं बन गईं, तो क्या उसके या नायर परिवार के भी अच्छे दिन बचे रहेंगे? महागुरु रायचंद की साधना चाहे कितनी भी उच्च क्यों न हो, वे एक के बाद एक 3 महिलाओं की कानाफूसी का सामना नहीं कर पाएंगे। गुस्ताख! लेकिन हरिश्चंद्र ने गुस्से में दहाड़ लगाई, जिससे डरकर रोहन जमीन पर गिर पड़ा। मैं कैसे काम करता हूँ? क्या यह मुझे तुम जैसा कीड़ा सिखाएगा? क्या तुम इसके लायक भी हो? बोलने के बाद हरिश्चंद्र ने अपना 1 मिनट का मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा,
हाथ लहराया और एक अदृश्य आंतर शक्ति का वार तुरंत निकला, जिसने रोहन के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उसके मुंह के कोने से तुरंत खून रिसने लगा और उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। ये नज़ारा देख वहां मौजूद हर कोई तुरंत खौफजदा हो गया। सभी मन ही मन आहें भर रहे थे। आंतर शक्ति का वार सचमुच एक महागुरु की तकनीक। लगता है महागुरु रायचंद की अर्ध महागुरु के रूप में साधना असली है, कोई दिखावा नहीं। उन परिवारों के मुखिया जिन्होंने पहले रायचंद परिवार की दीनगों पर शक किया था, अब सबने दिल से हार मान ली। हालांकि एक अर्ध महागुरु जो आंतर शक्ति फेंक सकता था, वह सिद्ध महागुरु से काफी कम था और उसकी विनाशकारी शक्ति सीमित थी, लेकिन इससे आंगन में मौजूद हर किसी के मन में हरिश्चंद्र के प्रति डर तनिक भी कम नहीं हुआ। इसमें अमृता नायर भी शामिल थी। इस पल उसके दिमाग में अनायास ही एक मुहावरा आ गया, हजारों मील दूर से दुश्मन का सिर कलम करना। ये सोचकर अमृता पहले से भी ज्यादा चिंतित और बेचैन हो गई। महागुरु रायचंद, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं गलत था और मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। रोहन जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। माफी मांगने के लिए हरिश्चंद्र के सामने पागलों की तरह माथा पटकने लगा। उसकी हरकतें देखकर सबकी आंखों में मजाक और तिरस्कार था। एक महागुरु के सामने बोलने की जुर्रत, ये तो किस्मत थी कि तुम मारे नहीं गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक महागुरु का अपमान नहीं किया जा सकता? फिर भी तुमने एक महागुरु पर उंगली उठाने की हिम्मत की। हाँ, बेवकूफ। हरिश्चंद्र ने ये देखकर ठंडी सांस ली। इसे रोहन की जान बख्शना माना। कैसा रहेगा, क्या तुमने सोच लिया? हरिश्चंद्र ने मीरा और उन तीनों महिलाओं की ओर देखने के लिए सिर घुमाया। उनके हाव भाव साफ तौर पर 4 शब्द कह रहे थे, इनकार नहीं किया जा सकता। उन्हें विश्वास था कि अभी अभी उनके आंतर शक्ति के वार का नजारा उन तीनों महिलाओं और उनके रक्षक योगी निर्वाण को डराने के लिए काफी था। जल्द ही पुणे की सबसे खूबसूरत महिलाओं को पाने और पुणे के सभी छोटे बड़े परिवारों पर राज करने के विचार ने हरिश्चंद्र को जोश से भर दिया, जिससे वे बिल्कुल भी 100 साल के बूढ़े नहीं बल्कि एक ऊर्जावान नौजवान लग रहे थे। हालांकि जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि मीरा नायर बिल्कुल भी नहीं हिली। इसके बजाय उसने ताना मारा, तुम्हारे रायचंद परिवार पर भारी मुसीबत आई है, फिर भी तुम यहाँ डींगे हाँकने की हिम्मत कर रहे हो, ये बस हंसी की बात है। भारी मुसीबत? हरिश्चंद्र ने देवांश की ओर इशारा किया। सिर्फ उसके साथ बोलने के बाद वे हिकारत से हंसे और सिर हिलाए बिना न रह सके। ये तो छोड़ ही दो कि वह एक यंत्र सम्राट होने के लिए बहुत छोटा है। भले ही वह सचमुच एक यंत्र सम्राट होता, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे अपना तंत्र स्थापित करने से पहले ही 1000 बार मार डालूंगा। ये शब्द बेहद दबंग थे, जिससे वहां मौजूद हर कोई पल भर के लिए सन्न रह गया। उन्हें एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ और जब उन्होंने मुड़कर देवांश को देखा और उसे वहां सुन्न खड़ा पाया तो वे सब सिर हिलाने और आह भरने लगे, यह मानते हुए कि देवांश रोहन पर महागुरु रायचंद के दूर से किए गए थप्पड़ से डरकर बेवकूफ बन गया है। वाकई महागुरु रायचंद जैसे दुश्मन के साथ उन्हें देखकर किसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा। हरिश्चंद्र ने भी देवांश की असामान्यता को देखा और सोचा कि वह उनके तरीकों से डर गया है। तुरंत बेहद घमंड के साथ हेकड़ी दिखाते हुए कहा, नौजवान, मैं मानता हूं कि तुम्हारी साधना मुश्किल है, इसलिए अपनी जान खुद ले लो, वरना अगर मैंने हाथ उठाया तो तुम मौत की भीख मांगोगे। देवांश ने हरिश्चंद्र के पीछे खड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी से अपनी नजरें हटाईं। वह उस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में सोच रहा था। उसे हमेशा लग रहा था कि उस आदमी की साधना हरिश्चंद्र से बहुत ऊंची है और उसकी अपनी असामान्य बैंगनी आग उससे सावधान लग रही थी। इसलिए वह एक पल के लिए कुछ विचलित हो गया था, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से 3 मिनट की उल्टी गिनती भी भूल गया था। अब हरिश्चंद्र को उसे पुकारते हुए सुनकर देवांश आखिरकार वास्तविकता में वापस आया और कुछ अफसोस के साथ जवाब दिया, यह मेरी लापरवाही थी कि मैंने गलती से तुम जैसे कचरे को 1 मिनट और कुछ ज्यादा जीने दिया। बोलने के बाद देवांश ने उसी हाथ से चुटकी बजाई जिससे वह उल्टी गिनती गिन रहा था और एक नीलकमल अग्नि तुरंत जमीन के नीचे से निकली, सीधे हरिश्चंद्र के पैरों की ओर लपकी। ये देख हरिश्चंद्र तुरंत पीछे हट गए। इतनी तेजी से हिले कि वे लगभग उस बैंगनी आग से बचने में कामयाब हो ही गए थे। बदकिस्मती से वह बैंगनी आग अविश्वसनीय रूप से तेज थी और पलक झपकते ही उसने हरिश्चंद्र के पैरों को अपनी चपेट में ले लिया और पागलों की तरह भड़कने लगी। जैसे ही हरिश्चंद्र आग का आदमी बनने वाले थे, वे अचानक जोर से चिल्लाए, भाई जगन, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? इन शब्दों पर वह अनजान अधेड़ उम्र का आदमी अचानक हरकत में आया। उसने अपनी बाहों से हथेली के आकार का एक कांस्य का घंटा निकाला और उसे हरिश्चंद्र की ओर कर दिया। हरिश्चंद्र के शरीर से चिपकी हुई बैंगनी आग तुरंत उस कांस्य के घंटे में समा गई। अग्निरोधक दिव्य अस्त्र, ये देखते ही देवांश के मुंह से निकल गया। हरिश्चंद्र लपटों से बचकर और खुद को सही सलामत पाकर तुरंत देवांश पर हंसे। हा 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 हा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे रायचंद परिवार के पास कोई बचाव नहीं है? जिस दिन उस लड़की ने संदेश भेजा उसी दिन मेरे रायचंद परिवार ने भाई जगन को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा, खास तौर पर तुम्हारे हाथों में मौजूद इस अजीब पहाड़ी आग का मुकाबला करने के लिए।
अब तुम्हारी यह अजीब आग इस बूढ़े के लिए कोई खतरा नहीं है। देखते हैं इस बूढ़े की अर्ध महागुरु जैसी स्वर्ग विरोधी ताकत का मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास और क्या सहारा है। हा 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 हा। अध्याय 214 अर्ध महागुरु। हाँ कचरा। हरिश्चंद्र रायचंद की हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। ये नज़ारा देख बधाई देने आए परिवार के मुखिया रायचंद परिवार से पहले से भी ज्यादा डरने लगे। शुरुआत में एक अर्ध महागुरु ही काफी भयानक था, अब एक ऐसे सहयोगी के साथ जो अजीब आग से नहीं डरता, भविष्य में पुणे में रायचंद परिवार को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा। यहाँ तक कि मीरा नायर बहनें भी इस पल अपनी भौहें सिकुड़ने से न रोक सकी। साफ तौर पर उस अधेड़ उम्र के आदमी का आना उन्हें एक बुरे शगुन जैसा लग रहा था। दूसरी ओर अमृता नायर बेहद घबराए और उदास थी। उसे लग रहा था कि गुरु देवांश इस बार नाकाम हो सकते हैं और वे माँ और दोनों बेटियां उस बूढ़े पिशाच हरिश्चंद्र द्वारा पकड़ ली जाएंगी, उसकी बिस्तर गर्म करने वाली बनने के लिए। जैसे ही उसने ये सोचा, अमृता का दिल राख हो गया और उसका चेहरा निराशा से भर गया। इसके विपरीत रोहन नायर, जिसके गाल इस समय सूजे हुए थे, अपनी खुशी और उल्लास को रोक नहीं पा रहा था। आसपास के छोटे बड़े परिवारों के मुखिया सभी सिर हिला रहे थे, ये सोचते हुए कि योगी निर्वाण उस अजीब आग की मदद के बिना दांतों वाले शेर जैसा है, एक ही वार में ढेर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक नादानी में सोचा कि हरिश्चंद्र को हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वे जो बॉडीगार्ड्स लाए थे वे ही उसे संभाल लेंगे। केवल देवांश शांत रहा। कांस्य का घंटा पकड़े उस अधेड़ उम्र के आदमी जगन जगताप को एक नजर देखने के बाद वह आखिरकार समझ गया कि उसके भीतर की अजीब आग उस आदमी से कुछ सावधान क्यों थी। नीलकमल अग्नि उस अधेड़ उम्र के आदमी से सावधान नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में मौजूद उस कांस्य के घंटे से थी। हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि वह क्या है, लेकिन देवांश को लगा कि उसका मूल जरूर महत्वपूर्ण होगा, वरना अजीब आग की रैंकिंग सूची में 11वें नंबर पर मौजूद नीलकमल अग्नि उससे सावधान नहीं होती। बाद में जब मैं रायचंद परिवार को मिटा दूंगा तो उस आदमी से वो चीज मुफ्त में उठा लूंगा। देवांश ने लगभग बिना सोचे ही मन बना लिया। हरिश्चंद्र, ये देखकर कि देवांश ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। अबे ओ बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े का अनादर करने की? फिर इस बूढ़े को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। इतना कहकर हरिश्चंद्र ने हवा में एक हथेली मारी और एक अदृश्य आंतर शक्ति का वार देवांश की छाती की ओर लपका। हालांकि आसपास के छोटे बड़े परिवारों के मुखिया इस आंतर शक्ति को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे हवा को चीरती हुई उसकी आवाज से सुन सकते थे कि इस हथेली की चोट की ताकत पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ने के लिए काफी थी। उस लड़के का तो सिर धड़ से अलग हो गया होगा। यह उनका सामान्य विचार था, इसलिए जैसे ही ये शब्द कहे गए उन्हें तुरंत अधिकांश लोगों की सहमति मिल गई। यहाँ तक कि अमृता नायर ने भी अनजाने में अपनी आंखें ढक लीं, देवांश को 2 टुकड़ों में करते हुए खूनी नजारा देखने के डर से। हालांकि उनकी हैरानी के लिए हरिश्चंद्र द्वारा उस हथेली के वार को छोड़ने के बाद कई सेकंड बीत गए और कुछ नहीं हुआ। देवांश नाम का वह नौजवान और उसके पीछे खड़ी 3 सुंदरियां अभी भी वहां सही सलामत खड़ी थीं, जैसे कि वे चुपचाप हरिश्चंद्र की नाकामी का मजाक उड़ा रही हों। जब अमृता ने अपना हाथ नीचे किया और देखा कि गुरु देवांश ठीक हैं, तो उसने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन वह बहुत हैरान थी, क्या उस बूढ़े पिशाच का निशाना चूक गया? अमृता ने सोचा कि यह बहुत मुमकिन है। जब वह विचारों में खोई हुई थी, देवांश बोला, बस इतना ही, ये तो मुझे गुदगुदी करने के लिए भी काफी नहीं है और तुम इसे स्वर्ग विरोधी ताकत कहने की बेशर्मी कर रहे हो। देवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे रायचंद परिवार का स्वर्ग इतना नीचे है कि कोई भी उसका विरोध कर सके? जैसे ही ये शब्द निकले, भले ही वे परिवार प्रमुख हरिश्चंद्र की साधना से डरते थे, लेकिन कुछ लोग जो अपनी हंसी नहीं रोक सके खिलखिला पड़े। हरिश्चंद्र ने ये सुना और उनका पूरा शरीर गुस्से से बेकाबू होकर कांपने लगा। उनका मूल इरादा आंतर शक्ति के वार से देवांश को मारने का था, जिससे उनकी अथाह गहराई का प्रदर्शन हो सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उससे निपटने के लिए उन्हें केवल आमने सामने की लड़ाई का सहारा लेना पड़ेगा। ये तरीका स्वाभाविक रूप से आंतर शक्ति के वार से थोड़ा नीचे था, लेकिन ये कारगर था। इसके अलावा उन्हें पूरा भरोसा था कि जब तक वे देवांश के करीब पहुंचेंगे, वे उसे 3 चालों के भीतर पूरी तरह से हरा सकते हैं। बेशर्म छोकरे, मर! हरिश्चंद्र गुस्से में दहाड़े। उनकी आकृति अचानक चमकी और गायब हो गई, इतनी तेजी से हिले कि कई लोग उन्हें साफ नहीं देख पाए। उन्होंने बस उन्हें देवांश के सामने फिर से प्रकट होते देखा। उनका मुक्का, जो पत्थर जैसा भारी था, पहले से ही देवांश के सिर की ओर टूट रहा था। अर्ध महागुरु क्या है? वे सभी ऐसे योद्धा हैं जो पूर्ण आंतर शक्ति की साधना करते हैं, एक ऐसा समूह जिसने अर्ध महागुरु बनने के लिए अपनी हाथापाई के कौशल को चरम सीमा तक निखारा है। तुम एक मामूली यंत्र सम्राट हरिश्चंद्र के साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहे हो। यह मौत को दावत देना नहीं तो और क्या है। लेकिन ठीक जब सबने सोचा कि देवांश का मरना तय है, देवांश ने अपना हाथ उठाया, बाद में हिलने के बावजूद पहले वार किया, सीधे हरिश्चंद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा।
एक भारी धड़ाम के साथ उसने हरिश्चंद्र के आधे सिर को आंगन की मिट्टी में गाड़ दिया। वे जिंदा थे या मर गए पता नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस पल आसमान बहुत नीला था, हवा बहुत ठंडी थी और आंगन में सन्नाटा था। इस स्वर्ग विरोधी उलटफेर को वे थोड़ी देर के लिए स्वीकार नहीं कर पाए। फटी आंखों के सन्नाटे के अलावा जो कुछ बचा था वह था खुले मुंह और लगातार खामोशी। अर्ध महागुरु, हाँ कचरा। देवांश ने ठंडी सांस ली और विला की ओर लंबे कदम बढ़ाए। गजेंद्र ने ये देखा और उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? जल्दी उठिए, वह आदमी हमारे पूरे रायचंद परिवार को मिटाने जा रहा है। गजेंद्र ने अपनी गर्दन खींचकर उस बूढ़े आदमी को देखा जो देवांश के पीछे जमीन पर पड़ा था। पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन हरिश्चंद्र को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनका शरीर गतिहीन था, जिससे गजेंद्र चिंता से लगभग रोने लगा। चिल्लाओ मत, वह अब तक यमराज के पास अपनी हाजिरी लगा चुका होगा। देवांश ने हल्के से कहा। उसके शब्द बिना किसी जल्दबाजी के थे, जैसे कि वह किसी मामूली बात के बारे में बात कर रहा हो। फिर भी इसने वहां मौजूद हर किसी को हक्का बक्का और सन कर दिया। नामुमकिन, मेरे दादाजी एक अर्ध महागुरु हैं, तुम उन्हें एक बार में कैसे मार सकते हो? ये बिल्कुल नामुमकिन है। गजेंद्र को देवांश की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसके दादाजी बस बेहोश हो गए हैं। इस पल रायचंद परिवार का कोई व्यक्ति पहले ही हरिश्चंद्र के पास दौड़कर पहुंच गया था। उसने उनके शरीर को कीचड़ से बाहर निकाला और फिर उनकी गर्दन की नब्ज टटोलने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी अचानक ऐसा दिखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा खौफजदा था, बार बार पीछे हटते हुए और बेकाबू होकर बड़बड़ा रहा था। नामुमकिन, मर गए, वो सचमुच मर गए। लेकिन वो तो साफ तौर पर सिर्फ एक थप्पड़ था। ये सुनकर आंगन में मौजूद हर कोई सन रह गया। एक अर्ध महागुरु, एक ऐसा वजूद जो पूरे पुणे पर हुकूमत कर सकता था, उसे बस ऐसे ही थप्पड़ मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। अगर यह खबर बाहर गई तो कौन विश्वास करेगा? साथ ही उस लड़के के पास किस तरह की साधना थी कि एक अर्ध महागुरु भी उसका एक वार नहीं झेल सका। अमृता नायर फटी आंखों से देवांश की पीठ को घूर रही थी। उसकी भावनाएं बेहद उलझी हुई थीं। रोहन नायर ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं है, धीरे धीरे पीछे हटा। रायचंद परिवार से चुपचाप भागने की योजना बना रहा था। वह बिल्कुल भी पुणे में नहीं रह सकता था। उसे अपने पिता को जल्दी ढूंढना था और फिर जितना हो सके दूर भागना था। गजेंद्र के पैर जवाब दे गए और वह घुटने टेकने ही वाला था, लेकिन उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और ऊपर उठाया। तुम किस बात से घबरा रहे हो? तुम्हारे दादाजी बस लापरवाह थे, जिसने इस लड़के को मौके का फायदा उठाने दिया। अगर वे तैयार होते तो ये तुम्हारे दादाजी का मुकाबला कैसे कर पाता? बोलने के बाद उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक बार फिर कांस्य का घंटा निकाला और तिरस्कार भरे चेहरे के साथ उसने देवांश से कहा, मेरी इज्जत के लिए क्यों न हम इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें। देवांश ने यह सुना, हंसा और पलटवार किया, तुम्हारी इज्जत? हाँ, तुम हो कौन जो मेरे साथ इज्जत की बात करने के लायक भी हो? अध्याय 215। शायद आज तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। मैं कौन हूँ? जगन नाम के उस आदमी ने ठंडी सांस ली, फिर हिकारत से कहा, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। इतना कहकर जगन ने अपना दायां हाथ झटका और उसकी हथेली में रखा कांस्य का घंटा आंगन में बनी बनावटी चट्टानों की ओर तीर की तरह छूटा। वह चट्टानी टीला कम से कम 10 मीटर लंबा और 5-6 मीटर ऊंचा था, बिल्कुल किसी छोटी पहाड़ी जैसा। और जैसे ही जगन ने उस घंटे को हवा में उछाला, वह हवा के साथ बड़ा होता गया। बस कुछ ही पलों में जो घंटा हथेली के आकार का था, वह उस टीले से भी बड़ा हो गया। विशालकाय कांस्य का घंटा आसमान से नीचे उतरा और पल भर में उस टीले को अपने अंदर समा लिया। इतना सटीक की रत्ती भर जगह भी नहीं बची। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जिन लोगों ने कभी ऐसे भव्य नज़ारे नहीं देखे थे, वे फटी आंखों से देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जगन ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया और वह विशाल घंटा अपनी जगह पर तेजी से घूमने लगा, साथ ही साथ आंखों के सामने सिकुड़ने भी लगा। बस कुछ ही सांसों में वह वापस हथेली के आकार का हो गया और उड़कर जगन के हाथ में आ गया। ये देख वहां मौजूद हर किसी की सांसें अटक गईं, क्योंकि उन्होंने साफ देखा कि वह टीला, जो 10 मीटर से ज्यादा लंबा और 5-6 मीटर ऊंचा था, अब गायब हो चुका था। जाहिर है कि उस घंटे ने उसे पीसकर धूल बना दिया था। हे भगवान, ये तो पहाड़ को भी पीसकर धूल बना सकता है। अगर कोई इंसान इसके नीचे आ जाए तो मिनटों में उसका खून पानी बन जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पहले से ही सन रह गई भीड़ के चेहरों पर खौफ छा गया। जब उन्होंने जगन के हाथ में उस कांस्य के घंटे को दोबारा देखा तो उनकी आंखों में गहरे सम्मान और बेइंतहा डर के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा था कि रायचंद परिवार के पास केवल एक हरिश्चंद्र था और माना था कि देवांश के थप्पड़ से मरने के बाद परिवार जल्द ही डूब जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रायचंद परिवार के पीछे असल में इतना जबरदस्त शक्तिशाली सीनियर खड़ा था।
वे अच्छी तरह जानते थे कि भले ही अब रायचंद परिवार के पास हरिश्चंद्र न हो, जब तक यह आदमी उनका रक्षक है, रायचंद परिवार पुणे के शीर्ष अमीर परिवारों में बना रह सकता है। गजेंद्र भी जाहिर तौर पर यह जानता था, इसलिए जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसे तुरंत फिर से आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसका कांपता हुआ शरीर अब अनजाने में सीधा हो गया। सिर्फ वही नहीं, रोहन, जो चुपचाप भागने की तैयारी कर रहा था, उसने भी यह नज़ारा देखने के बाद अपनी पीठ सीधी कर ली, फिर से जोश में आ गया। इसलिए वह चुपचाप वापस चला आया। सीनियर जगन द्वारा मीरा नायर के रक्षक को कुचले जाने का नज़ारा अपनी आंखों से देखने का इंतजार करने लगा। जगन ने घंटे को वापस लेने के बाद घमंड भरे चेहरे से देवांश की ओर देखा। लड़के, क्या तुमने साफ देखा? मेरे हाथ में इस दिव्य अस्त्र के साथ अब बताओ मैं क्या हूँ? घंटा तो अच्छा है, लेकिन जहां तक तुम्हारी बात है, तुम चाहे जैसे भी देखो कचरा ही हो, देवांश ने दो टूक शब्दों में कहा। यह सुनकर जगन को गुस्सा नहीं आया, इसके बजाय वह हंसा। हालांकि उसकी आंखों में कत्ल करने का इरादा अब छिपाए नहीं छिप रहा था। अभी भी नादान और लापरवाह है, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हें बाद में पकड़ लूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किस तरह के वजूद को नाराज किया है। इतना कहकर जगन ने अपनी हथेली फैला दी, जिससे कांस्य का घंटा उसके ऊपर मंडराने और घूमने लगा, हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। गजेंद्र ने यह देखा और जान गया कि सीनियर जगन अब वार करने वाले हैं। उसे चिंता थी कि सीनियर जगन के कदम उठाने के बाद देवांश सीधे खून में बदल जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से देवांश पर दहाड़ा। अबे ओ देवांश, सीनियर जगन और उनके दिव्य अस्त्र के यहाँ होते हुए भले ही 3 और मिनट बीत जाएं, तू मेरे रायचंद परिवार का क्या उखाड़ लेगा? अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से घुटने टेक और भीख मांग। शायद सीनियर जगन तेरी लाश को साबुत छोड़ दें। बोलते समय गजेंद्र की नजरें देवांश पर टिकी थीं, मानो वह अपनी नजरों से ही उसे मार डालना चाहता हो। रायचंद परिवार में आखिरकार एक अर्ध महागुरु पैदा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वे आसमान छूने वाले हैं, लेकिन सपना शुरू होने से पहले ही उस हरामखोर ने एक थप्पड़ में उसे चकनाचूर कर दिया। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह देवांश को हरा नहीं सकता था, वरना वह बहुत पहले ही दौड़कर देवांश के 1000 टुकड़े कर चुका होता। लेकिन गनीमत थी कि दादाजी का अभी भी एक अच्छा भाई था। जब तक वह यहाँ है, रायचंद परिवार अभी भी लगातार ऊपर उठ सकता है। शायद वे उसके प्रभाव का इस्तेमाल करके कुलकर्णी परिवार, जो पुणे का सदी पुराना अमीर परिवार है, को दबा सकते हैं और आसानी से पुणे में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सुनने के बाद देवांश ने जगन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया और हवा में मुट्ठी भींची और जगन के पीछे खड़ा गजेंद्र बेकाबू होकर देवांश की ओर खींचा चला आया। उसकी गति इतनी तेज थी कि भले ही जगन ने उसे तुरंत रोकने की कोशिश की, वह केवल उसकी आस्तीन ही पकड़ पाया, जो एक चर्र की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में फट गई। वह बस देखता रह गया कि गजेंद्र देवांश की पकड़ में गिर गया। देवांश ने गजेंद्र का सिर पकड़ रखा था, उसे बस उदासीनता से देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत शोर मचाते हो? इस पर गजेंद्र को लगा जैसे वह बर्फ के तहखाने में गिर गया हो और उसका पूरा शरीर एक बार फिर कांपने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें मारना? देवांश ने बात खत्म की और ताना मारना नहीं भूला। क्या यह इतनी आसान बात है कि तुम समझ भी नहीं पा रहे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो सीनियर जगन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गजेंद्र हकलाया। चेतावनी खारिज। देवांश ने बोलना खत्म किया और अपना वार करने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपनी 5 उंगलियां भी नहीं देख पा रहा था और न ही गजेंद्र को। गुरु देवांश! आंगन में मीरा और तीनों महिलाओं ने जोर से चिल्लाया जब उन्होंने अपने सामने अचानक उस विशाल कांस्य के घंटे को देखा। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितना भी पुकारा, उन्हें देवांश से कोई जवाब नहीं मिला। डरी हुई उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे दौड़ लगाई, उस विशाल घंटे को हटाना चाहती थीं। लेकिन अपनी पूरी ताकत के बावजूद वे उस विशाल घंटे को रत्ती भर भी नहीं हिला सकीं। और गजेंद्र, जो मूल रूप से देवांश की हथेली में जकड़ा हुआ था, किसी तरह उस घंटे से बच निकला था और अब सीनियर जगन के बगल में स्थिर खड़ा था। गजेंद्र, जो मौत के मुंह से बाल बाल बचा था, ने देखा कि वह जिंदा है और फिर देवांश को उस विशाल घंटे से ढका हुआ देखा। वह तुरंत अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अबे ओ देवांश, हरामखोर, तू बहुत अकड़ रहा था ना? अब देखता हूँ तू कैसे उछलता है। कोसने के बाद गजेंद्र झुका और धन्यवाद में जगन के सामने हाथ जोड़े। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद सीनियर जगन। भविष्य में अगर मेरा रायचंद परिवार कुछ कर सकता है तो हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जगन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथों से कई खास और अजीब मुद्राएं बनाई, फिर घंटे की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, लड़के, दिव्य अस्त्र के अंदर कैसा महसूस हो रहा है? अभी भी अकड़ है? ठीक ही है, जितना मैंने सोचा था उससे कमजोर, काफी ज्यादा। देवांश की आवाज घंटे के अंदर से आई, जिससे हर कोई सिर हिलाने और आह भरने लगा।
ऐसे वक्त में भी वह लड़का अभी भी दिखावा कर रहा था। अगर वह दिखावा नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा? लड़के, अगर तुम अभी मुझसे भीख मांगो तो मैं अब भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, वरना एक बार मैंने जादुई मंत्र सक्रिय कर दिया और तुम खून के तालाब में बदल गए तो वही तुम्हारा एकमात्र अंत होगा। नहीं। ये सुनते ही मीरा नायर सबसे पहले चिल्लाए, सीनियर, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ था। जब तक आप उसे जाने देंगे, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगी। तुम, जगन ने ठंडी सांस ली, तुम मेरे साथ बातचीत करने के लायक नहीं हो, क्योंकि चाहे वह जिए या मरे तुम तीनों मेरे खिलौने बनोगी और तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मीरा और तीनों महिलाओं के चेहरों के रंग ये सुनकर उड़ गए, फिर भी वे बेबस थीं। लड़के, क्या तुमने सोच लिया? जगन ने घंटे की ओर देखा और जोर से फिर पूछा। देवांश ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उदासीनता से पूछा, क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम्हारा घंटा मुझे कैद कर सकता है? हा, मेरा ये घंटा एक प्राचीन दिव्य अस्त्र कहा जाता है। तुम तो छोड़ो, जो महज एक यंत्र सम्राट है, अगर तुम एक शस्त्र निर्माता सम्राट भी होते तो भी एक बार इस दिव्य अस्त्र से ढके जाने के बाद तुम केवल खून में बदल जाते। जगन ने बेहद गर्व के साथ कहा। बोलने के बाद उसने जोड़ा, खैर ठीक है, ये देखते हुए कि तुम्हारी यंत्र साधना आसान नहीं है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम सम्मानपूर्वक अपना यंत्र रहस्य ग्रंथ मुझे सौंप दोगे, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, कैसा रहेगा? उसने दिव्य अस्त्र को सक्रिय करने में जल्दबाजी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे देवांश के पास मौजूद यंत्र रहस्य ग्रंथ का लालच था। उसका मानना था कि अगर वह उस रहस्य ग्रंथ को समझ सका तो वह भी एक यंत्र सम्राट बन सकता है। उस समय दिव्य अस्त्र की शक्ति के साथ वह आसानी से एक सिद्ध महागुरु को भी हरा सकता था। सीनियर जगन, बिल्कुल नहीं। उसने मेरे दादाजी और मेरे बेटे को मारा है, आप उसकी जान कैसे बख्श सकते हैं? गजेंद्र, इस डर से कि देवांश मान जाएगा, जल्दी से जगन को समझाने की कोशिश करने लगा। हालांकि जगन ने यह सुना और उसे उल्टा थप्पड़ मारा। जब मैं काम करता हूं तो क्या उसमें दखल देना तुम्हारा काम है? अगर तुमने फिर बकबक करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे रायचंद परिवार को मिटा दूंगा। ये सुनकर गजेंद्र डर के मारे चुप हो गया और देवांश के प्रति उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लड़के, तुमने सुन लिया, रायचंद परिवार तुम्हें जिंदा नहीं चाहता। तुम्हारी जान के बदले एक रहस्य ग्रंथ, तुम मुनाफे में हो। जगन ने बात खत्म की, उसकी आंखें सनकरी हो गईं, लेकिन अगर तुम जिद्दी बने रहे तो मैं तुम्हें पिघलाने में जल्दबाजी नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हारे माता पिता, पत्नी और बच्चों को ढूंढूंगा और फिर तुम्हारे सामने उन्हें एक एक करके नर्क भेज दूंगा। बूम! जैसे ही जगन के शब्द गिरे, कांसे के घंटे के अंदर से एक आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ, जैसे कि कुछ फट गया हो, जिससे वह घंटा कांप उठा और यहाँ तक कि पूरी जमीन कई बार हिल गई। हर कोई जानता था कि यह जरूर घंटे के अंदर देवांश होगा, जो कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। भले ही देवांश घंटे से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन जब उन्होंने उसके द्वारा छोड़ी गई अपार शक्ति को देखा तो सभी के चेहरों पर खौफ छा गया। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर दिव्य अस्त्र ने अभी इसे नहीं रोका होता तो देवांश द्वारा छोड़ी गई शक्ति ने निश्चित रूप से वहां मौजूद हर किसी को मांस के लोथड़े में बदल दिया होता। ये सोचकर भले ही वे जानते थे कि देवांश दिव्य अस्त्र को नहीं तोड़ सकता, फिर भी वे अनजाने में कई कदम पीछे हट गए। संघर्ष मत करो। जब से यह घंटा मेरे हाथों में आया है, मेरी इजाजत के बिना कोई भी इसके अंदर से जिंदा नहीं बच पाया है और तुम कोई अपवाद नहीं हो। हा। जगन अपने जादुई हथियार को लेकर बहुत आश्वस्त था। बोलने के बाद वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसे बस ये पसंद था कि कैसे दूसरे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ये बेहद अच्छा महसूस होता था। क्या वाकई ऐसा है? घंटे के अंदर से एक ठंडी आवाज आई, तो शायद आज तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। अध्याय 216, मुझे पछतावा है। खून, बड़ी बड़ी बातें। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे प्रलय घंटे को कैसे तोड़ते हो। जगन जगताप ने दहाड़ लगाई और फिर एक मंत्र पढ़ा, जिससे वह कांसे का घंटा सिकुड़ने लगा। जब तक जगह छोटी होती जाएगी, देवांश ठाकुर अंदर हिलडुल नहीं पाएगा। चाहे वह कितना भी काबिल क्यों न हो, उसके लिए इस प्रलय घंटे से बाहर निकलना नामुमकिन होगा। हालांकि जैसे जैसे वह कांसे का घंटा लगातार सिकुड़ता गया, जगन जगताप का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया, क्योंकि उसने पाया कि कुछ देर सिकुड़ने के बाद घंटे का और अधिक सिकुड़ना मुश्किल हो गया था, मानो घंटे के अंदर कोई बेहद सख्त चीज हो जो उसकी दीवारों को धकेल रही हो। उसने प्रलय घंटे पर कितना भी जोर डाला, वह उसे एक बाल बराबर भी और नहीं सिकोड़ पाया। ये जगन जगताप के मुंह से हैरानी की चीख निकल गई। फिर उसने अपनी जीभ काटी और हथेली पर खून की एक धार थूकी। इसके बाद उसने उंगली से इशारा किया और एक मंत्र पढ़ा। अपनी प्राण ऊर्जा से प्रलय घंटे को जबरदस्ती सक्रिय करने की कोशिश की। ये तरीका वाकई असरदार था, लेकिन प्रलय घंटा केवल 2 इंच ही सिकुड़ा और फिर थम गया, और बस 2 ही पल बाद वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली रफ्तार से बाहर की ओर फैलने लगा।
पफू। जगन जगताप प्रलय घंटे को काबू नहीं कर पाया और उल्टे फैलते हुए घंटे की चपेट में आ गया। उसके मुंह से ताजे खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह बुरी तरह घायल हो गया। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ तो एक अर्ध महागुरु तक अपनी जान गंवा चुका है, तुम कैसे? जगन जगताप की आंखों में भयानक सदमे का भाव था। फिर उसने अपनी आंखें फाड़ी और अचानक चिल्लाया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक सिद्ध महागुरु हो? ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। सिद्ध महागुरु, ये किस तरह की बला है? ये वो अस्तित्व है जो मार्शल आर्ट्स के शिखर पर खड़ा है, दुनिया के सभी नियमों और कानूनों को कुचल सकता है, एक ऐसा वजूद जो अपनी मनमानी कर सकता है। वह लड़का इतनी कम उम्र में एक सिद्ध महागुरु कैसे हो सकता है? सीनियर जगन से जरूर कोई गलती हुई होगी। हालांकि अगले ही पल उन्होंने देखा कि जगन जगताप तुरंत मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। उसने प्रलय घंटे की परवाह भी नहीं की और पागलों की तरह आंगन के बाईं ओर भागने लगा। यह नज़ारा देखने के बाद जो लोग पहले यह मानने को तैयार नहीं थे कि देवांश एक सिद्ध महागुरु है, वे सब हक्के बक्के रह गए। प्रलय घंटा अभी भी फैलता जा रहा था और तमाशबीन पीछे हटते गए। पूरा आंगन अफरा तफरी का मैदान बन गया। रोहन नायर ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और इस बार बिना पीछे मुड़े रायचंद परिवार से भाग निकली। तेजी से नायर परिवार की ओर गाड़ी दौड़ा दी। पुणे में अब रुकना खतरे से खाली नहीं था, उसे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। गजेंद्र रायचंद सीनियर जगन की पीठ को देखता रह गया। काफी देर तक उसे होश ही नहीं आया। उसने सोचा था कि उसके दादा की मौत के बाद जगन के सहारे रायचंद परिवार अब भी पुणे पर राज कर सकता है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जगन जैसा ताकतवर इंसान उस ठाकुर सरनेम वाले कमीने को दबा भी नहीं पाएगा। इस बार उसके रायचंद परिवार ने किस राक्षस से पंगा ले लिया था कि प्रलय घंटा तक उसे रोक नहीं पाया। उसकी मायूस टांगें अब जवाब देने लगी थीं, लेकिन जीने की चाहत ने उसे रायचंद मैंशन के अंदरूनी हिस्से में भागने पर मजबूर किया ताकि वह पिछले दरवाजे से निकल सके। तभी एक जोरदार धड़ाम के साथ प्रलय घंटा, जो अब 7-8 मंजिल ऊंचा हो चुका था, अचानक ऊपर की ओर फट पड़ा। वह एक ना रुकने वाली रफ्तार के साथ आसमान में समा गया, जिससे कान फोड़ देने वाली सीटी जैसी आवाजें गूंज उठीं। चारों दिशाओं में भागती हुई भीड़ यह आवाज सुनकर जल्दी से जमीन पर बैठ गई और अपने कान ढांक लिए। लेकिन फिर भी उस आवाज ने उन्हें चकरा दिया और उनमें भागने की ताकत नहीं बची। गनीमत थी कि वह चुभने वाली आवाज ज्यादा देर नहीं रही, जिससे वे एक बड़ी मुसीबत से बच गए। हालांकि इस कहर से बचने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और वे पसीने से तरबतर थे। केवल अमृता नायर और उसकी बहनें मीरा नायर के ताबीज की सुरक्षा में काफी बेहतर हालत में थीं। होश संभालने के बाद भीड़ ने एक साथ आंगन की ओर देखा तो पाया कि जहां देवांश खड़ा था, वहां अजीबोगरीब भड़कती हुई नील कमल अग्नि का एक गोला आसमान की ओर उठ रहा था, और उस आग की ऊंचाई कम से कम 10 मीटर थी, जो दूर से ही खौफनाक लग रही थी। वे सोच ही रहे थे कि क्या इतनी बड़ी आग देवांश को जलाकर राख कर देगी। तभी उन्हें अचानक याद आया कि योगी निर्वाण उस अजीब पहाड़ी आग में भी आजादी से घूम सकता था। मैंने पहले सोचा था कि यह सब नायर बहनों की शेखी और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब सच होगा। आज तो मेरी आंखें खुल गईं। अब से मुझे अपनी डींगें हाँकने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नीलकमल अग्नि धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई, जिससे देवांश की आकृति दिखाई देने लगी। भीड़ ने दूर से देखा और पाया कि उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। साफ था कि प्रलय घंटे ने उसका बाल भी बांका नहीं किया था। जगन जगताप ने अंत में जो कहा था उसे याद करते हुए भले ही भीड़ को विश्वास न हो रहा हो, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। इतनी कम उम्र का सिद्ध महागुरु भारत में सबसे कम उम्र के महागुरु का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखता है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि उन्होंने पहले कैसे उसका अपमान किया था, इन लोगों का मन किया कि वे खुद को दर्जनों थप्पड़ मारें। अगर उन्होंने पहले ही नायर बहनों की तरह उसकी खुशामद कर ली होती तो क्या उनके परिवार को भविष्य में सताए जाने का डर रहता। ये समझते ही सबने अपना सिर घुमाकर अमृता नायर और उसकी बहनों की ओर देखा। उनके चेहरों पर जो भाव पहले मजाक और ताने के थे, अब ईर्ष्या और जलन में बदल गए, लेकिन नफरत में नहीं। और देवांश ने नीलकमल अग्नि को समेटने के बाद हाथ बढ़ाया और हवा में लटका हुआ प्रलय घंटा तेजी से नीचे आ गया। जब तक वह घंटा उसके हाथ में आया, वह सिकुड़कर हथेली के आकार का हो चुका था। देवांश ने उस पर बस एक नजर डाली, ये सोचते हुए कि यह घंटा वाकई कोई साधारण चीज नहीं है। फिर उसे अपनी संग्रह अंगूठी में डाल दिया, बाद में फुर्सत से इसका अध्ययन करने का सोचकर। उसकी अभी की प्राथमिकता जगन जगताप को मारना था, इसलिए देवांश ने लापरवाही से नीलकमल अग्नि का एक गोला रायचंद परिवार की हवेली पर फेंका और फिर आंगन के बाईं ओर भाग गया। नीलकमल अग्नि के रायचंद मैंशन को छूते ही बस कुछ ही सांसों में उसने पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। इस वक्त गजेंद्र रायचंद और बाकी लोग अभी हवेली के पिछले दरवाजे तक भी नहीं पहुंचे थे कि वे उस अजीब नीलकमल अग्नि से घिर गए, आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत में फंस गए। और जैसे जैसे लपटें लगातार पास आ रही थीं, भयानक तापमान के कारण उनकी चमड़ी चटकने लगी और मांस फटने लगा।
बेइंतहा दर्द ने उन्हें आग के बीच दिल दहला देने वाली चीखें मारने पर मजबूर कर दिया। नीलकमल अग्नि एक दुर्लभ और अनोखी आग है। जब ये सब कुछ जलाती है तो कोई धुआं नहीं होता, इसलिए गजेंद्र रायचंद और बाकी लोग ऑक्सीजन की कमी या धुएं से नहीं मरेंगे, बल्कि नीलकमल अग्नि से जिंदा जल जाएंगे। मौत से भी बदतर सजा भुगतते हुए उन्हें आखिरकार मीरा नायर के वे शब्द याद आए जो उसने 15 दिन पहले कहे थे, अगर उन्होंने मना किया तो पूरा रायचंद परिवार जोरावर रायचंद के साथ दफन हो जाएगा। उन्होंने पहले इसे मजाक समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि योगी निर्वाण ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। अगर उन्हें पता होता कि ये दिन आएगा तो वे किसी भी कीमत पर ऊर्जा मणि तैयार रखते। शायद वे योगी निर्वाण को खुश भी कर पाते, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाता। वे पुणे पर राज करते और एक ऐसा परिवार बन जाते जो नायर बहनों से नीचे लेकिन बाकी सबसे ऊपर होता। मुझे पछतावा है। आग के समंदर में गजेंद्र रायचंद ने अपनी आखिरी हताश चीख निकाली और फिर कोई आवाज नहीं आई। पता नहीं वह जलकर मर गया या पछतावे से। आंगन में दूर खड़ी भीड़ यह नजारा देखकर बुरी तरह सहम गई। एक ऐसा परिवार जिसके पास अर्ध महागुरु था, जो पुणे पर राज करने वाला था, उससे योगी निर्वाण ने 10 मिनट से भी कम समय में मिटा दिया। ऐसे खौफनाक तरीकों ने उन सभी को अपने दिल में कसम खाने पर मजबूर कर दिया कि चाहे भविष्य में वे यमराज से पंगा ले लें, लेकिन योगी निर्वाण और जिन नायर बहनों की वह सुरक्षा करता है, उनसे कभी पंगा नहीं लेंगे। यहाँ तक कि कुछ ज्यादा ही तेज दिमाग वाले लोगों ने, आग अभी बुझी भी नहीं थी कि हिम्मत करके नायर बहनों की ओर कदम बढ़ाए और बेहद विनम्रता के साथ अपने परिवार की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसी को पहल करते देख बाकी परिवारों के मुखिया भी उनके पीछे हो लिए। अमृता नायर और उसकी बहनें ये स्थिति देखकर एक बार फिर भावनाओं के सैलाब में बह गईं। उन्हें नायर परिवार से साफ तौर पर निकाल दिया गया था और इससे पहले रायचंद परिवार उनका शिकार कर रहा था। उनके भविष्य की तो छोड़िए, उनकी जान एक धागे से लटकी थी। फिर भी पलक झपकते ही वे विभिन्न परिवार के मुखियाओं की चापलूसी का केंद्र बन गई थीं। ये भारी अंतर उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वे कोई सपना देख रही हों। इसके अलावा ये लकड़ी के डिपो वाली पहाड़ी की घटना से अलग था। पहाड़ी पर जो लोग उनकी सेवा करने की कसम खा रहे थे, वे केवल कुछ अंडरवर्ल्ड की ताकतें थीं, और जब रायचंद परिवार उनका शिकार कर रहा था तो वे सब गायब हो गए थे। लेकिन अब जो उन्हें भाव दे रहे थे वे सब नामी गिरामी परिवारों के मुखिया थे। इसकी अहमियत की तो कोई तुलना ही नहीं थी। अमृता नायर ने परिवार के मुखियाओं की बातों का जवाब दिया, लेकिन अनजाने में पीछे मुड़कर आंगन के बाईं ओर देखा। उस आकृति को खोजने की कोशिश कर रही थी जो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। जगन जगताप बहुत तेज भागा। उसने सोचा था कि प्रलय घंटा थोड़ी देर तो टिका रहेगा और जब तक वह भागता रहेगा, भले ही योगी निर्वाण प्रलय घंटे को तोड़ दे, वह शायद उसे ढूंढ नहीं पाएगा। हालांकि जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, एक जानी पहचानी आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई, चेहरे पर सख्त भाव लिए बिना कुछ बोले। उस आकृति को देखते ही जगन जगताप सन रह गया। उसने अपनी आंखों को अविश्वास में मला, ये सोचते हुए कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली और पक्का कर लिया कि वह व्यक्ति योगी निर्वाण ही है, तो वह इतना डर गया कि सीधे जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम्हें प्रलय घंटा भी क्यों नहीं रोक पाया? देवांश ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, तुम्हें वो घंटा कहाँ से मिला? अगर मैं बता दूं तो क्या मेरी जान बच जाएगी? जगन जगताप ने सौदा करना चाहा। नहीं, देवांश सीधा और स्पष्ट था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जगन जगताप सन रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवांश इतना स्पष्टवादी होगा। उसे धोखा देने के लिए भी तैयार नहीं। मुझे वैसे भी मरना है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देवांश ने कंधे उचकाए, उदासीन दिखते हुए। मौत, और मौत से भी बदतर सजा। लगता है तुमने दूसरा रास्ता चुना है। बोलने के बाद देवांश ने उस व्यक्ति के समझाने का इंतजार नहीं किया, बस एक उंगली उठाई और नीलकमल अग्नि उसके मुंह में घुस गई, उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके अंदरूनी अंगों को जलाने लगी। बस एक पल में जगन जगताप, जिसने ऐलान किया था कि वह वैसे भी मरेगा, जमीन पर सिकुड़ गया, बेकाबू होकर लौटने और चिल्लाने लगा, बेइंतहा दर्द में। बोलता हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। 10 सेकंड से भी कम समय में जगन जगताप ने रहम की भीख मांगना शुरू कर दिया। देवांश ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अभी भी शांत था। बस कह दो, जब तुम बता दोगे मैं तुम्हें मरने दूंगा, जितनी जल्दी हो सके मरने के लिए। जगन जगताप ने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और सबसे सरल शब्दों में उसने इस प्रलय घंटे की उत्पत्ति की कहानी सुनाई। सुनने के बाद देवांश ने सीधे अपना हाथ लहराया, उस व्यक्ति को तब तक जलाया जब तक कि राख भी न बची, फिर अपनी संग्रह अंगूठी से कांसे का घंटा निकाला। उसका दिल खुशी से भर गया, ये कहते हुए कि इस बार उसे वाकई एक खजाना मिल गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसा अनोखा खजाना मौजूद होगा। हालांकि यह कुछ अधूरा है, लेकिन यह अन्य जादुई कलाकृतियों से कहीं बेहतर है। बस पता नहीं किस तरह की महान लड़ाई ने ऐसे अनोखे खजाने का भी एक कोना तोड़ दिया होगा। अध्याय 217, परम अमर हथियार।
देवांश को यकीन था कि कांसे का घंटा एक असाधारण खजाना है, क्योंकि जगन जगताप के अनुसार जब ये प्रलय प्रकट हुआ था तब एक अद्भुत घटना घटी थी। जगन जगताप के मुताबिक उसे यह घंटा एक वीरान मंदिर में मिला था। उस समय एक साधु, जिसे अनगिनत तीरों ने छलनी कर दिया था, मंदिर में एक दीवार के सहारे आधा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पहले मर चुका था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। जब शव मिला तो उसका दाहिना हाथ ढीला मुड़ा हुआ था, लेकिन हथेली खाली थी। जगन जगताप ने पहले कांसे का घंटा नहीं देखा। इसके बजाय उसने देखा कि उस व्यक्ति के शरीर में गड़ी लंबी तलवारें एकदम नई जैसी चमक रही थीं। ये सोचकर कि वे सभी बेहतरीन हथियार होंगे, उसने उन्हें उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि तलवारें तेज थीं और गलती से उसकी उंगली कट गई, जिससे खून की एक बूंद उस व्यक्ति की मुड़ी हुई हथेली में गिर गई। और देखते ही देखते प्रलय घंटा हवा में प्रकट हो गया। घंटे के प्रकट होते ही लाश में गड़ी लंबी तलवारें तुरंत धूल बन गईं। जगन जगताप खुशी से झूम उठा और यह पक्का करने के बाद कि मंदिर में कोई और जादुई कलाकृति नहीं है, वह घंटे के साथ चला गया। बाद में उसने इसे साधने में बहुत समय और मेहनत लगाई, जो कांसे के घंटे को चलाने के लिए बमुश्किल काफी थी। चूंकि वह इसकी उत्पत्ति नहीं जानता था और घंटा पानी और आग से सुरक्षित था, इसलिए उसने इसका नाम प्रलय घंटा रख दिया। जब एक हथियार प्रकट होता है तो सभी तरीके नष्ट हो जाते हैं। ये वह भव्यता है जो केवल एक उच्च कोटि के अमर हथियार में होती है। इसी आधार पर देवांश मन ही मन खुश था, ये जानते हुए कि यह कांसे का घंटा एक दुर्लभ खजाना है। इसके अलावा जगन जगताप के वर्णन के अनुसार उसने अनुमान लगाया कि मंदिर में मरने वाले साधु ने अपनी रक्षा के लिए इस प्रलय घंटे को बुलाने का इरादा किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह इसे पूरी तरह बुलाने से पहले ही मर गया। इसका मतलब था कि प्रलय घंटा प्रकट होने की कगार पर था, लेकिन पूरी तरह से सामने नहीं आया था, मानो वह शून्यता और वास्तविकता के बीच के रास्ते में फंसा हुआ था। इसने उन लोगों को प्रलय घंटे का पता लगाने से रोक दिया जो उसका पीछा कर रहे थे, और जाहिर है इसे लूटा नहीं गया। वरना ऐसे अद्भुत खजाने के साथ साधु को मारने वाले इसे ले जाने से नहीं चूकते और इसे बाद में आने वाले जगन जगताप के लिए नहीं छोड़ते। जहां तक देवांश को ये कैसे पता चला कि इसमें जन्मजात दोष है, तो ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि जब वह कांसे के घंटे के अंदर फंसा था तब उसे पहले ही सुराग मिल गए थे। अगर कांसे का घंटा पूरा और दोषरहित होता तो भले ही जगन जगताप की साधना कम थी, देवांश की मौजूदा साधना के साथ वह शायद बहुत पहले ही घंटे द्वारा पिघला दिया जाता। ये ठीक इसलिए था क्योंकि इस प्रलय घंटे में एक जन्मजात कमी थी कि देवांश इसके अंदर फंसने पर भी सुरक्षित रह सका। इसीलिए उसने उस समय जगन जगताप से कहा था, यह मेरी कल्पना से भी कमजोर है और थोड़ा बहुत नहीं। अगर यह कांसे के घंटे का पूरा संस्करण होता तो क्या उसके पास मजाक करने की फुर्सत होती। उसने शायद अपनी साधना तकनीक को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया होता, कांसे के घंटे की शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होती। बेशक अगर वह कांसे का घंटा वास्तव में पूरा और दोषरहित होता तो जगन जगताप उससे खुद को ढक नहीं पाता। आखिरकार एक पूरा कांसे का घंटा एक मामूली इंसान द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता था। उसकी तो छोड़िए, देवांश जैसा साधक भी अपनी वर्तमान साधना के साथ कभी भी एक पूर्ण कांसे के घंटे को सक्रिय नहीं कर सकता था। ये देवांश खुद को कम नहीं आंक रहा था, बल्कि घंटे की दीवार पर बने जटिल प्राचीन मंत्र, ये सब इस जादुई कलाकृति की असाधारण प्रकृति की गवाही दे रहे थे। समय बीतने और उसकी अधूरी स्थिति के बावजूद इन मंत्रों में समाई सर्वोच्च महिमा को मिटाया नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि जब देवांश ने इसे देखा तो उसके दिल में एक झकझोर देने वाला एहसास हुआ। वह जानता था कि यह एक ताकतवर इंसान की दूसरे ताकतवर इंसान के प्रति जन्मजात समझ थी। इसके साथ ही कांसे के घंटे की अंतर्निहित सामग्री, जो नीलकमल अग्नि की जलन को आसानी से रोक सकती थी, उसने देवांश को और भी हैरान कर दिया। दुर्भाग्य से देवांश प्राचीन काल के इतिहास से परिचित नहीं था और संबंधित रिकॉर्ड केवल पौराणिक कथाएं थीं, इसलिए देवांश कुछ समय के लिए यह नहीं समझ पाया कि यह कांसे का घंटा किस तरह का अद्भुत खजाना था। इसके अलावा वह ये भी नहीं जानता था कि किस तरह की महान लड़ाई ने ऐसे अद्भुत खजाने को नुकसान पहुंचाया होगा। और भी विचित्र बात यह थी कि जब वह सोच ही रहा था, उसने कांसे के घंटे की अच्छी तरह जांच कर ली थी, लेकिन वह ये नहीं ढूंढ पाया कि इसका कौन सा हिस्सा गायब है। प्रलय घंटे के सभी आंतरिक मंत्र और चारों दीवारों पर बाद में जोड़े जाने का कोई संकेत नहीं था, जिसका अर्थ था कि प्रलय घंटा पूरी तरह से बरकरार होना चाहिए था। फिर भी इसकी शक्ति इन मंत्रों की आभा के बिल्कुल विपरीत थी। ये साफ तौर पर एक अधूरा अस्तित्व था। काफी देर सोचने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो देवांश ने ज्यादा चिंता नहीं की। आखिरकार यह अधूरा कांसे का घंटा उसकी मौजूदा स्थिति में उसके लिए बेकार था, न तो रखने लायक और न ही फेंकने लायक। लेकिन वह जानता था कि एक बार जब उसकी साधना आगे बढ़ेगी तो यह अद्भुत खजाना चमक उठेगा। हालांकि वह बात की बात थी, क्योंकि देवांश ने अनुमान लगाया कि इस अधूरे अद्भुत खजाने की दिव्य क्षमता को वास्तव में उजागर करने के लिए कम से कम आत्मा जागरण स्तर की आवश्यकता होगी।
और कांसे के घंटे के पूर्ण संस्करण को नियंत्रित करने के लिए देवांश ने अनुमान लगाया कि इसके लिए कम से कम 0 लोक स्तर या उससे भी ऊपर की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे कांसे के घंटे को अपनी संग्रह अंगूठी में डाल दिया और रायचंद परिवार की ओर तेजी से बढ़ गया। हालांकि देवांश के जाने के लगभग 10 मिनट बाद एक पूरी तरह से काली बौद्ध माला का मनका अचानक उस क्षेत्र से बाहर निकला जहां जगन जगताप को जलाकर राख कर दिया गया था। अपनी जगह पर चक्कर लगाने के बाद वह तेजी से देवांश की विपरीत दिशा में उड़ गया। इस समय रायचंद परिवार के आंगन में विभिन्न छोटे बड़े परिवारों के मुखिया अभी भी अमृता नायर और उसकी बहनों को खुश करने की होड़ में थे। जब उन्होंने देवांश को वापस आते देखा तो वे अपने आप कुछ कदम पीछे हट गए, उसके लिए रास्ता बना दिया। देवांश ने पहले रायचंद परिवार की हवेली पर नजर डाली जो जलकर राख हो चुकी थी, और यह पक्का करने के बाद कि कोई ऊर्जा मणि नहीं बची है, वह मीरा नायर और उसकी बहनों की ओर बढ़ा। पता लगाओ कि रायचंद परिवार ने जो सारी काली ऊर्जा मणियां खो दी थीं, वो कहाँ गईं? देवांश ने सीधे मीरा नायर से कहा। ये सुनकर मीरा नायर बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और भीड़ में रोहन नायर को नहीं पाया, तो उसने मीरा नायर से कहा, चलो नायर परिवार चलते हैं और उन सभी से निपटते हैं जो तुम्हारा विरोध करते हैं। जब सबने ये सुना तो नायर परिवार की 3 महिलाओं के लिए उनका सम्मान एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। यहाँ तक कि मीरा नायर और बाकी लोगों ने भी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश नायर परिवार को वापस पाने में उनकी मदद करेगा। आखिरकार उनकी कल्पना में रायचंद परिवार से निपटने के बाद देवांश अपने काम के लिए चला जाता, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह उनकी माँ और बेटियों की दुर्दशा के बारे में इतना चिंतित होगा। उसके इस कदम ने न केवल नायर बहनों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी, बल्कि अमृता नायर की आंखें भी ये सुनकर जटिल भावनाओं से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पल वह कैसा महसूस करे। बोलने के बाद देवांश ने आगे बढ़कर आंगन से बाहर का रास्ता दिखाया, नायर बहनों के मन में चल रहे विचारों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। उसने सबके सामने ये शब्द इसलिए कहे ताकि पुणे के सभी प्रमुख परिवारों को ये स्पष्ट हो जाए कि नायर परिवार की 3 महिलाओं का विरोध करना उसका योगी निर्वाण का विरोध करना है, और उनका अंतिम अंजाम केवल एक शब्द होगा, मौत। उसे विश्वास था कि शक्ति के इस प्रदर्शन के साथ पुणे में मीरा नायर के लिए आगे की राह आसान होगी। इस तरह वह जितनी जल्दी हो सके ऊर्जा मणियों के ठिकाने की जांच कर सकती थी। आखिरकार ऊर्जा मणियां ही देवांश का अंतिम लक्ष्य थीं। समय कम होने के कारण रायचंद परिवार में जो हुआ वह अभी फैला नहीं था। रोहन नायर रायचंद हवेली छोड़ने के बाद तुरंत नायर परिवार वापस नहीं गया। इसके बजाय उसने अपनी मां को फोन किया, उन्हें चुपचाप नायर परिवार छोड़ने और उससे मिलने के लिए सीधे एयरपोर्ट जाने को कहा। जब उसने कारण पूछने की कोशिश की तो वह पहले ही फोन काट चुका था और ट्रैक किए जाने से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या उसकी मां एयरपोर्ट भागेगी, यह उसके बस के बाहर था। सिर पर मंडराती मुसीबत के साथ उसकी सूचना पहले ही बहुत बड़ी कृपा थी। उसका विशेष चुनाव उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। जब देवांश और मीरा नायर नायर परिवार पहुंचे तो रोहन नायर की मां सुनीता नायर जाने ही वाली थी। अमृता नायर और उसकी बहनों को देखकर सुनीता नायर तुरंत गुस्से से भड़क उठी। तुम कमीनी औरतों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नायर परिवार में फिर से कदम रखने की? मुझे लगता है तुम जिंदगी से तंग आ चुकी हो। गार्ड्स, इन तीनों डाइनों को मार डालो। अध्याय 218, गंदे पापा, बुरे पापा। इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? अगर यह पहले की बात होती तो अमृता नायर यह नज़ारा देखकर जरूर डर जाती, लेकिन देवांश के ईश्वरीय कारनामे देखने के बाद वह अब पानी की तरह शांत थी। यहाँ तक कि सुनीता नायर के प्रति उसकी नज़र भी तिरस्कार और दया से भरी थी। मीरा नायर बोली समझाते हुए, सुनीता आंटी, वक्त बदल गया है। बेहतर होगा कि आप हालात को पहचानें और अपनी जिद पर अड़ी न रहें। सुनीता नायर ने यह सुना, देवांश पर एक नज़र डाली, फिर उसका चेहरा नफरत से भर गया। क्या अब तुम मुझे यह नहीं बताने वाली कि यह वही लकड़ी के डिपो वाला योगी निर्वाण है ना? ये वास्तव में योगी निर्वाण है। मीरा नायर ने सिर हिलाया। ये सुनकर सुनीता नायर जोर से हंसी। मीरा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? वह इतने समय तक प्रकट नहीं हुआ और अब जब तुम्हारी मौत सामने है तो वह आ गया। क्या तुम इतनी किस्मत वाली हो? बोलने के बाद सुनीता नायर देवांश की ओर मुड़ी, उसे सिर से पैर तक गौर से देखा और ठंडी आह भरी। उन्होंने तुम्हें योगी निर्वाण बनने का नाटक करने के लिए कितने पैसे दिए? क्या तुम जानते हो कि यह पैसा तुम्हारी कुत्ते की जान ले सकता है? गुस्ताखी बंद करो। मिस्टर देवांश का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीरा नायर ने कहा, और फिर सुनीता नायर के चेहरे पर इतनी जोर से 2 तमाचे मारे कि उसके मुंह के किनारों से खून रिसने लगा। उसे जान से मत मारना। उसे उन सभी को बुलाने दो जो तुम्हारा विरोध करते हैं, ताकि हम उन सबसे एक साथ निपट सकें। देवांश ने निर्देश दिया। सुनीता नायर ने एक हाथ से अपना चेहरा ढका और दूसरे हाथ से देवांश और मीरा नायर की ओर इशारा किया। तुम कुत्ते और कमीनी, अगर तुम में हिम्मत है तो बस इस बूढ़ी औरत का इंतजार करो।
जैसे ही उसकी आवाज धीमी पड़ी, सुनीता नायर मुड़ी और नायर परिवार के आंगन में चली गई, एक तीखी चुभने वाली आवाज का इस्तेमाल करते हुए नायर परिवार के सभी मुख्य सदस्यों और बॉडीगार्ड्स को बुलाने लगी। तुम कुत्ते और कमीनी, अभी भी माफी मांगने के लिए देर नहीं हुई है, वरना। सुनीता नायर की बात देवांश ने बीच में ही काट दी। देखो कि क्या ये सब वही है, कोई छूट तो नहीं गया। हालांकि मीरा नायर को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, क्योंकि वे सभी नायर खानदान के ही थे, लेकिन ये सोचकर कि उसे और उसकी बेटी को नायर परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और उनके सामने जीने मरने का सवाल था, उसका चेहरा सख्त हो गया जैसे ही उसने हर व्यक्ति को देखा। रोहन नायर के अलावा यहाँ सब मौजूद हैं। मीरा नायर ने एक सरसरी नज़र डालने के बाद सच सच बताया। ये सुनते ही देवांश के दिमाग में हलचल हुई और सुनीता नायर को छोड़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति के सिर पर छोटी उंगली के आकार का एक खूनी छेद दिखाई दिया, जिसने उनके दिमाग को आर पार कर दिया और उन्हें तुरंत मार डाला। ये देखकर सुनीता नायर की आंखें अचानक फैल गईं, उसका चेहरा दहशत से भर गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। तुम सुनीता नायर इतनी डरी हुई थी कि वह हकलाने लगी, एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। रोहन नायर कहाँ है? देवांश ने उदासीनता से पूछा। सुनने के बाद सुनीता नायर को काफी देर बाद होश आया। अब तक वह आंसुओं में डूबी थी। एक रईस घर की मालकिन वाली उसकी सारी शानो शौकत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आखिरकार उसे समझ आया कि रोहन ने उसे एयरपोर्ट जल्दी जाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि वह जानता था कि योगी निर्वाण आ रहा है, इसलिए वह पहले ही भाग गया था। उसने मुझे पहले फोन किया और एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने के लिए कहा। मुझे वास्तव में और कुछ नहीं पता, प्लीज छोड़ दो। सुनीता नायर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नीलकमल अग्नि ने उसके शरीर को अपनी चपेट में ले लिया, फिर पूरे आंगन में फैल गई। नायर परिवार की तीनों महिलाओं का विरोध करने वालों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। इस पल से पुणे का नायर परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया और परिवार की मुखिया मीरा नायर पुणे के सभी छोटे बड़े परिवारों द्वारा पूजी जाने वाली हस्ती बन गई। कहा जाता है कि उसका एक शब्द नवनियुक्त पुणे कमिश्नर के आदेशों से भी ज्यादा असरदार था। नायर परिवार की ढाल के रूप में देवांश ने नायर परिवार के बचे हुए लोगों से निपटने के बाद देर नहीं की, बल्कि सीधे एयरपोर्ट चला गया, मुंबई लौटने का इरादा लेकर। हालांकि उसके प्लेन में चढ़ने से पहले एयरपोर्ट पर जगन नाम के एक आदमी की अचानक हिंसक मौत हो गई। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, जिससे थोड़ी खलबली मच गई, लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो गया और किसी भी फ्लाइट पर कोई असर नहीं पड़ा। नदी के किनारे वह काली बौद्ध माला पुणे छोड़ने के बाद पागलपन की तरह उत्तर की ओर भागी। न जाने कितने समय बाद आखिरकार वह एक पहाड़ की चोटी के ऊपर लटकी और पागलों की तरह घूमने लगी। जल्द ही पहाड़ की चोटी पर बादल और धुंध धीरे धीरे छट गए और एक सुंदर युवक, जो केवल 12 या 13 साल का लग रहा था, भीतर से बाहर निकला। काली बौद्ध माला को देखकर युवक मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर एक बुजुर्ग की तरह आह भरी, जूनियर भाई, जब गुरुजी ने तुम्हें संप्रदाय से निकाला था, तो क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम पहाड़ पर लौटने से पहले मरना पसंद करोगे? अब जब तुम्हारी जान एक धागे से लटकी है, तो तुम बेशर्मी से मदद के लिए दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? काली बौद्ध माला बोल नहीं सकती थी, वह केवल लगातार ऊपर नीचे कूद सकती थी, मानो विनती में माथा टेक रही हो। लेकिन वह सुंदर युवक टस से मज नहीं हुआ। मुझसे भीख मांगना बेकार है। जो पाप तुमने किए हैं उन्हें तुम्हें खुद भुगतना चाहिए। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँ। इसके साथ ही युवक ने अपनी आस्तीन लहराई और काली बौद्ध माला से जुड़ी बची खुची आत्मा पूरी तरह हवा में विलीन हो गई। और पूरी तरह से काली बौद्ध माला जैसे ही बची हुई आत्मा बिखरी, धीरे धीरे पारदर्शी और बेदाग हो गई। युवक ने हाथ बढ़ाया और बौद्ध माला ले ली, अपनी आंखें बंद कर लीं। जगन जगताप ने अपनी मौत से पहले जो कुछ भी देखा और सुना था, वह तुरंत उसके दिमाग में आ गया, मानो उसने खुद अनुभव किया हो। नीलकमल अग्नि मानव दुनिया में फिर से प्रकट हो गई है। युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली, खुशी से चमकते हुए। जूनियर भाई, भले ही तुम्हें संप्रदाय से निकाल दिया गया है, तुम अभी भी हमारे संप्रदाय से हो। तुम्हें मारना गुरु जी के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। लगता है इस मामले की सूचना गुरु जी को देनी होगी और उन्हें ही फैसला करने दो। युवक ने अपनी बात खत्म की, फिर तेजी से मुड़ा और बादलों की गहराई की ओर भाग गया। जैसे ही उसकी आकृति गायब हुई, बिखरे हुए बादल और धुंध फिर से इकट्ठा हो गए, जिससे पूरी पहाड़ की चोटी बादलों और कोहरे में ढक गई, दूर से किसी परियों के देश जैसी लगने लगी। मुंबई लौटने के बाद देवांश ने सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी में अपनी पत्नी और बच्चे से मुलाकात की। रात हो चुकी थी और सिया कमरे में थी, पीहू को पढ़ा रही थी और उसे अक्षर सिखा रही थी। देवांश ने खुद को सोसाइटी के अंधेरे में छिपा लिया, अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई। वह साफ देख सकता था कि सिया एक सफेद कागज पर पीहू ठाकुर 3 शब्द लिख रही थी, फिर पीहू को एक एक करके उन्हें पढ़ना और लिखना सिखा रही थी। पीहू जल्दी सीख रही थी।
हालांकि वह अभी ठीक से लिख नहीं पा रही थी, लेकिन वह इन 3 शब्दों को साफ पहचान सकती थी। लिखना कम समय में नहीं सीखा जा सकता था, इसलिए सिया ने जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने सफ़ेद कागज पर 2 और शब्द लिखे, देवांश। पीहू, ये पापा का नाम है, क्या तुम इसे पहचानती हो? सिया ने बहुत प्यार से पूछा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक दिख रही थी। पीहू ने ये सुना और तुरंत देख शब्द की ओर इशारा किया, अपनी तोतली जुबान में बोली, ये एक देख है, मेरे नाम जैसा ही। बोलने के बाद पीहू ने वांश की ओर इशारा किया और थोड़ा मुंह बनाया, देवांश देवांश, ये शब्द तो। पीहू कितनी होशियार है, सिया ने तारीफ की, फिर पूछा, तो क्या पीहू ये शब्द लिख सकती है? ये सुनकर पीहू ने पेन उठाया, फिर वांश शब्द को देखा और हक्की बक्की रह गई। 7 या 8 सेकंड तक सन रहने के बाद पीहू फूट फूट कर रो पड़ी, गंदे पापा, बुरे पापा, इतना मुश्किल नाम क्यों रखा? ये बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। सिया ने ये सुना और अपनी हंसी नहीं रोक पाए। देवांश नीचे खड़ा भी एक लाचार भाव लिए हुए था। पीहू चाहे कितनी भी समझदार क्यों न हो, वह अभी भी केवल 3 साल की बच्ची थी। ये पहले से ही काबिले तारीफ था कि वह शब्दों को पहचान सकती थी और उसका उन्हें न लिख पाना बिल्कुल सामान्य था। इस पल सिया ने पीहू को उठाया और समझाया, पापा का नाम दादाजी ने दिया था, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। अगली बार जब तुम दादाजी से मिलोगी तो दादाजी से पूछना कि उन्होंने पापा को ये नाम क्यों दिया, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैंने दादाजी को बहुत दिनों से नहीं देखा। पीहू, जो रो रही थी, तुरंत चुप हो गई। देखा, ये सुनते ही देवांश का दिल तुरंत कांप उठा। हाँ, समय को पलटकर वापस आए उसे कुछ समय हो गया था, लेकिन वह अपनी साधना सुधारने में व्यस्त था और एक बार भी अपने माता पिता और बहन को देखने नहीं गया था। ये सोचकर कि वह पहले कितना निकम्मा था, देवांश आह भरे बिना नहीं रह सका, वे मुझसे पूरी तरह निराश होंगे, है ना? तारों भरे आसमान को देखते हुए देवांश ने खुद को संभाला, सिया को एक संदेश भेजा कि वह मुंबई वापस आ गया है, फिर चुपचाप सोसाइटी छोड़ दी और नक्षत्र विला वापस चला गया। रास्ते में देवांश ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपने माता पिता और बहन को देखने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने का समय निकालना होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि वह सुधर गया है और अब उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 219। कल सुबह 9 बजे मैं अपनी बेटी को रिजल्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगा। कल सिया द्वारा पीहू का फुल बॉडी चेकअप कराने के बाद से वह हॉस्पिटल की सूचना का इंतजार कर रही थी। यह एहसास बिल्कुल वैसा था जैसे बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट आने से पहले का मूड होता है, बेचैनी भरा और हर वक्त दिमाग में वही बात। रिजल्ट आने से पहले वह चाहती थी कि वे जल्दी आ जाएं, लेकिन जब रिजल्ट का समय आया तो वह चाहती थी कि वे कभी बाहर न आएं। सिया इंतजार करती रही, लेकिन उसे हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं मिली। इसके बजाय उसे दोपहर में देवांश का एक मैसेज मिला। ये जानने के बाद कि देवांश सुरक्षित है, भले ही सिया यह मानने से कतरा रही थी, लेकिन उसके लटके हुए दिल को सचमुच सुकून मिला। अब उसे बस सियांश हॉस्पिटल के कंसल्टेशन रिजल्ट की चिंता थी। दिन भर वह बहुत घबराई हुई थी। जब भी उसका फोन बजता वह जल्दी से उसे पकड़ लेती, ये देखने के लिए कि क्या ये हॉस्पिटल से कोई नोटिफिकेशन है। रात होने के बाद उसकी तनी हुई नसें आखिरकार थोड़ी ढीली पड़ी, क्योंकि उसने सोचा कि डॉक्टर अब जा चुके होंगे और निश्चित रूप से इस समय उसे मैसेज नहीं भेजेंगे। इसलिए जब पीहू को पढ़ाते समय उसके फ़ोन की स्क्रीन जली तो वह उसे चेक करने के लिए नहीं भागी। इसके बजाय उसने इत्मीनान से अपना फ़ोन खोला और अनलॉक किया। जब उसने देखा कि यह एक ब्लॉक किया हुआ मैसेज था तो सिया का हाथ बेवजह कांपने लगा और फिर उसने देवांश का मैसेज अपने फ़ोन में चुपचाप पढ़ा देखा। मैं मुंबई वापस आ गया हूँ। मेरा फ़ोन हमेशा चालू है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। मैसेज का मजमून साधारण था, लेकिन सिया को एक सुरक्षा का एहसास हुआ। हालांकि देवांश मुंबई में था और उसने उसकी ज़्यादा मदद नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वह इस शहर में कहीं न कहीं मौजूद है, उसके दिल को न जाने क्यों सुकून मिला। भले ही वह जानती थी कि देवांश इस कड़ी सुरक्षा वाली सोसाइटी में प्रकट नहीं हो सकता, फिर भी सिया अपना पजामा पहने हुए नंगे पैर बड़ी सी खिड़की की ओर भागी और नीचे सोसाइटी के मैदान में उस आकृति को खोजने के लिए बेताबी से बाहर देखने लगी। उसे पहले कोई उम्मीद नहीं थी, सोच रही थी कि उसे वहम हो रहा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में स्ट्रीट लाइट के नीचे उस जानी पहचानी आकृति को देख लेगी। भले ही वह सिर्फ एक पीठ थी, सिया ने देवांश को एक नज़र में पहचान लिया। शायद इसलिए क्योंकि वह इस दौरान बहुत ज़्यादा चिंतित रही थी। देवांश को पहचानने के बाद सिया लगभग अनजाने में उसे आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उनका तलाक हो चुका है, सिया ने इस इच्छा को फिर से दबा दिया, केवल अपना मुंह खोला बिना कोई आवाज़ निकाले। पीहू को नहीं पता था कि उसकी मम्मा अचानक खिड़की पर क्यों भागी, इसलिए वह भी भागी, धप धप धप, और फिर अपनी मम्मा की नकल करते हुए अपना छोटा सा चेहरा खिड़की के शीशे से सटा दिया, बड़ी आंखों से नीचे घूरते हुए। मम्मा, क्या वो गंदे लोग फिर से आ रहे हैं?
पीहू, जिसे कुछ नहीं दिखाई दिया, मदद नहीं कर सकी लेकिन माथे पर शिकन लाकर चिंतित चेहरे के साथ पूछा। उसकी याद में उसकी मम्मा इतनी जल्दी में तभी होती थी जब वे बुरे लोग उधारी वसूलने आते थे। बाकी समय वह हमेशा सोचती थी कि उसकी मम्मा बहुत बहुत ज़्यादा कमाल की है। अगर वह थोड़ी बड़ी होती तो समझ जाती कि बहुत बहुत ज़्यादा कमाल को 4 शब्दों में बयां किया जा सकता है, एक माँ की ताकत। और जब वह बाद में अपनी माँ को याद करती तो पाती कि उसकी माँ लगभग हमेशा शांत और संयमित रहती थी, मानो आसमान गिर भी जाए तो वह उसे एक हाथ से थाम सकती थी। पीहू की बातें सुनकर सिया का चेहरा जम गया और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। भले ही वे नए घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसने पीहू को जो मानसिक चोट दी थी वह अभी भी बाकी थी। पीहू, डरो मत, अब कोई गंदे लोग नहीं आएंगे। मम्मा तो बस ये देखने के लिए देख रही थी कि क्या कोई फरिश्ता नीचे उतरा है, वरना मेरी पीहू इतनी जल्दी पढ़ना कैसे सीख जाती। सिया ने अपने दिल के दर्द को दबाया, नीचे बैठी और बोलते हुए धीरे से पीहू का छोटा सा चेहरा थाम लिया। फरिश्ता सुनते ही पीहू तुरंत खुशी से खिल उठी और जल्दी से पूछा, तो क्या मम्मा ने फरिश्ते को देखा? सिया ने वापस खाली स्ट्रीट लाइट की ओर देखा, फिर अपना सिर घुमाया और जोर से सिर हिलाया। हाँ, देखा। हालांकि वह सिर्फ एक पीठ थी, लेकिन मम्मा ने उसे देखा। सिया को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रही है। आखिरकार देवांश के हालिया व्यवहार को देखते हुए भले ही वह फरिश्ता नहीं था, लेकिन वह किसी फरिश्ते से बेहतर था। सच्ची मम्मा, जल्दी मुझे दिखाओ, मुझे फरिश्ते से एक विश मांगनी है। जैसे ही पीहू ने सुना कि दुनिया में सचमुच फरिश्ते होते हैं, उसने तुरंत अपनी मम्मा का हाथ खींचा, उछलते कूदते हुए चाहती थी कि वह उसे दिखाए। सिया ने ये सुना और मुस्कुराते हुए समझाया, फरिश्ते तो उड़ गए, मम्मा ने केवल उनकी पीठ देखी। ओह ठीक है, पीहू ने कहा, साफ तौर पर निराश उसका चेहरा उतर गया। सिया ये देख नहीं पाए, इसलिए उसने पूछा, पीहू फरिश्ते से क्या विश मांगना चाहती है? मम्मा को बताओ, और अगली बार जब मम्मा फरिश्ते को देखेगी तो मैं उन्हें बता दूंगी, ठीक है? सच्ची, क्या मम्मा फरिश्ते को फिर से देख सकती है? पीहू ने पूछा। उसकी बड़ी आंखें टिमटिमा रही थीं, चेहरे पर उम्मीद भरी थी। बिल्कुल सच, मम्मा ने पीहू से कब झूठ बोला है? सिया मुस्कराए। पीहू ने ये सुना, अपना सिर टेढ़ा किया, एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और सिया से कहा, ठीक है फिर। मैं फरिश्ते से यह विश मांगना चाहती हूँ कि पापा मुझे एक बार हॉस्पिटल ले जाएं और पापा और मम्मा जल्द ही फिर से शादी कर लें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया सन रह गई और काफी देर तक उसे होश नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए पीहू से कहा, ठीक है मम्मा, तुमसे वादा करती है, अगली बार जब मैं फरिश्ते को देखूंगी तो मैं तुम्हारा संदेश उन तक पहुंचा दूंगी। थैंक यू मम्मा, मम्मा बेस्ट है, पीहू ने कहा। फिर सिया के गले लग गई, उसके गाल पर एक बड़ा सा पप्पी दी और फिर मजे से सोफे पर वापस भाग गई ताकि पढ़ना और लिखना जारी रख सके। सिया इस बीच खड़ी हो गई और खिड़की से बाहर खाली स्ट्रीट लाइट को देखने लगी, भावनाओं से भरी हुई। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, हिचकिचाते हुए कि क्या उसे देवांश को मैसेज भेजना चाहिए कि वह थोड़ा समय निकालकर पीहू को हॉस्पिटल ले जाए, उसका फोन पहले ही बज उठा। ये डायरेक्टर सियांश हॉस्पिटल के नाम से सेव कॉन्टैक्ट का मैसेज था। मिस सिया, इतनी देर रात आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे आपके आराम में खलल डालने का डर था, इसलिए मैंने टेक्स्ट मैसेज का विकल्प चुना। हमने अभी आपकी बेटी के कंसल्टेशन रिजल्ट के लिए एक ठोस तरीके पर चर्चा की है, तो कृपया हमें बताएं कि आप हॉस्पिटल कब आ सकती हैं, या हम सारे रिजल्ट लेकर आपके घर आ सकते हैं रिपोर्ट के लिए, ये भी ठीक रहेगा। सिया ने मैसेज पढ़ा और जल्दी से जवाब दिया, कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में। डायरेक्टर दुबे, क्या यह आपके लिए ठीक है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, मैं कल हॉस्पिटल में आपका इंतजार करूंगा। साथ ही मिस सिया, कृपया मुझे अब डायरेक्टर न कहें, मैं उस पद के लायक नहीं हूँ। मैसेज देखने पर सिया, जो कुछ हद तक हिचकिचा रही थी, अब उसके मन में कोई संदेह नहीं था। उसने ब्लॉक किए गए मैसेज खोले, देवांश का नंबर ढूंढा, एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया और उसे भेज दिया। कल सुबह 9 बजे हमारी बेटी को रिजल्ट देखने के लिए हॉस्पिटल ले चलना। ठीक है। जैसे ही सिया ने अपना मैसेज भेजा, देवांश का जवाब तुरंत आ गया। सिया जवाब देखकर खुश थी, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं, क्योंकि देवांश ने पिछले 2 सालों में बहुत सारे वादे तोड़े थे और उसे शक था कि वह समय पर पहुंचेगा या नहीं। जब वह वास्तव में उसे अपनी आंखों से देखेगी, तभी सिया उसके शब्दों पर विश्वास करने को तैयार होगी। उसे जो नहीं पता था वह ये था कि देवांश, जो पहले ही सोसाइटी छोड़ चुका था, उसका मैसेज मिलने पर बिना सोचे समझे मुड़ा और सोसाइटी वापस आ गया, ताकि कल की डेट में कोई और गड़बड़ न हो। देवांश ने खुद पूरी रात सोसाइटी की पहरेदारी करने का फैसला किया। अध्याय 220, ज्यादा से ज्यादा। बस 6 महीने। अगले दिन 8 बजे देवांश दरवाजे पर ठीक समय पर हाजिर था, हाथ में 2 नाश्ते के पैकेट लिए। सिया, जिसने घंटी सुनकर दरवाजा खोला, देवांश को देखकर एक पल के लिए चकरा गई।
पिछले 2 सालों में देवांश ने उसके सामने अनगिनत हवाई किले बनाए थे, इसलिए उसे उसकी कथनी या करनी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में देवांश के व्यवहार ने वाकई उसकी उम्मीदों को पार कर दिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह इसे कब तक निभा पाएगा। इसके अलावा पीहू को हॉस्पिटल ले जाना उसके देवांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए अगर वह नहीं भी आता तो उसे हैरानी नहीं होती। इसके बजाय देवांश का नाश्ते के साथ दरवाजे पर प्रकट होना उसे थोड़ा हैरान कर गया। तुम इतनी जल्दी? सिया न जाने क्यों थोड़ी घबरा गई। जान पहचान से लेकर प्यार, फिर शादी और बच्चा, और अंत में तलाक तक दोनों ने 8 साल साथ बिताए थे। कोई कह सकता था कि वह जानती थी कि उसके शरीर पर हर तिल कहाँ है, लेकिन सिया अभी भी थोड़ी संकोच में थी, बिल्कुल नए साल की शाम की तरह, जब वह देवांश को ज्यादा देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मुझे डर था कि तुम दोनों को भूख लगी होगी, देवांश ने उसे सच बताया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अंदर आ जाओ, पीहू अभी जागी नहीं है, सिया ने कहा। फिर दीवार में बनी रैक से चप्पलों की एक जोड़ी निकाली और देवांश के सामने रख दी। फिर उसने देवांश के हाथ से नाश्ता लिया और कमरे में जाने के लिए मुड़ी। देवांश ने उन पुरुषों वाली चप्पलों को पहना जो सिया ने डिस्काउंट की वजह से खरीदी थी, और उसके पीछे पीछे चल दिया। सिया को वास्तव में भूख लगी थी, क्योंकि कल रात उसे नींद नहीं आई थी। हालांकि वह यह मानने से कतरा रही थी, लेकिन उसने करवटें बदली थी क्योंकि देवांश ने आज आने का वादा किया था। गहरी सोच में ऊर्जा तो खर्च होती ही है, इसलिए आज सुबह उसे देवांश की घंटी ने नहीं बल्कि भूख ने जगाया था। अब जब नाश्ता उसके सामने था, सिया ने किसी और चीज की परवाह नहीं की। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखने के बाद उसने बेताबी से थैली खोली। नाश्ता बहुत साधारण था, सोया मिल्क, फ्राइड बंस और उबले हुए स्टीम्ड बंस। पैकेजिंग पर कोई लेबल नहीं था, साफ तौर पर किसी सबसे आम सड़क किनारे वाले ठेले से लिया गया था। लेकिन जब सिया ने स्टीम्ड बन का पहला निवाला लिया तो वह जैसे जम गई। ये स्वाद! सिया ने सिर घुमाया, देवांश को देखा जो मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था, धीरे से उसे धक्का दे रहा था। अंदर जाना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे यह मजेदार लगा, फिर भी वह संदेह से भरी थी। वापस मुड़कर उसने अपने हाथ में पकड़े बंस को देखा। सिया थोड़ी अनिश्चित थी, इसलिए उसने सोया मिल्क और फ्राइड बंस को फिर से चखा। पुष्टि करने के बाद उसकी आंखों में संदेह पहले से भी गहरा हो गया। ये स्वाद साफ तौर पर उस नाश्ते की दुकान का था जो शहर में उनके पुराने घर के नीचे थी। ग्रेजुएशन से लेकर पीहू के 1 साल का होने तक वे वहीं रहे थे। हर सुबह जब वे काम पर जाते तो वे वहीं नाश्ता करते, इसलिए वे इस स्वाद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। और उसे यह विशेष रूप से पसंद था, इसलिए सप्ताहांत पर भले ही वे देर तक सो सकते थे, देवांश समय पर उठता और नीचे जाकर उसके लिए सोया मिल्क, फ्राइड बंस और स्टीम्ड बंस खरीद लाता। पीहू के 1 साल का होने के बाद देवांश का स्वभाव पूरी तरह बदल गया और बाद में वे वहां से चले गए, इसलिए उसने फिर कभी उस जगह का नाश्ता नहीं किया। हालांकि दूसरी जगहों का नाश्ता भी उसका पेट भर सकता था, लेकिन न तो मुंह का स्वाद और न ही दिल का एहसास कभी उस दुकान जैसा अच्छा था। सिया ने सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी में वह असली स्वाद फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक ऐसी एक मामूली सुबह उसे खाएगी। लेकिन उसे साफ याद था कि वह नाश्ते की दुकान मुंबई के दूसरी तरफ थी, यहाँ तक कि वहाँ गाड़ी चलाकर जाने और खरीदने में भी एक तरफ से 50 मिनट से ज़्यादा लगते। यानी अगर देवांश यहाँ 8 बजे तक पहुँचना चाहता था तो उसने जरूर 7 बजे के आसपास नाश्ता खरीदा होगा। तो क्या वह 6 बजे से पहले नहीं उठा होगा? सिया ने दरवाजे पर खड़े देवांश की पीठ को देखा जो दरार से मास्टर बेडरूम में झांक रहा था। वह बहुत उलझन में थी। सिर्फ एक नाश्ते के लिए वह विशेष रूप से इतनी दूर भाग कर गया। भले ही वह पास में रहता हो, फिर भी उसे 6 बजे से पहले उठना पड़ता। अगर वह दूर रहता तो क्या उसे और भी जल्दी नहीं उठना पड़ता? क्या यह उसके लिए इतना मायने रखता है? सिया बहुत उलझन में थी, समझ नहीं पा रही थी कि देवांश ऐसा क्यों करेगा। क्या सिर्फ इसलिए कि उसे यह पसंद था, इसलिए उसे जल्दी उठने और खरीदने में कोई आपत्ति नहीं थी? ये कहना कि उस पर कोई असर नहीं हुआ निश्चित रूप से झूठ होगा, लेकिन ये कहना कि उसने केवल एक नाश्ते की वजह से देवांश के बारे में अपनी राय पूरी तरह बदल ली, ये भी एक कोरी कल्पना थी। बस जब सिया अपने हिस्से का नाश्ता लगभग खत्म कर चुकी थी, पीहू आखिरकार जाग गई। देवांश दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था कि पीहू कैसे जागी। उसने टीवी पर आने वाले बच्चों की तरह अपनी मां के लिए हंगामा नहीं किया, बल्कि खुद अपनी रजाई तय की, फिर अपने कपड़े बदले और ब्रश करने और मुंह धोने के लिए लड़खड़ाते हुए बाथरूम की ओर चल दी। शायद वह पूरी तरह से जागी नहीं थी, इसलिए जब वह दरवाजे से गुजरी तो उसने दरवाजे की दरार के बाहर देवांश को नोटिस नहीं किया। बेशक उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश दरवाजे पर दिखाई देगा, उसके जागने का इंतजार करते हुए। उम्मीद के बिना स्वाभाविक रूप से कोई निराशा नहीं होती। और जैसे जैसे देवांश पीहू की समझदारी और परिपक्वता को देख रहा था, जो उसकी उम्र की नहीं थी, उसका दिल बेवजह दुख रहा था। वह जानता था कि पीहू उसकी वजह से इतनी समझदार बन गई थी।
देवांश, जिसका दिमाग उथल पुथल में था, उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गई थीं। जब पीहू ने दरवाजा खोला तब जाकर वह होश में आया। पीहू, देवांश को दरवाजे पर खड़ा देखकर। देवांश, पीहू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने नन्हे हाथों से उन्हें जोर से मला, और यह पक्का करने के बाद कि वह कोई सपना नहीं देख रही, उसने तुरंत अपने नन्हे हाथ उठाए और अपनी तोतली आवाज में चिल्लाए, पापा, आप आ गए। देवांश ने पीहू को गोद में उठाया, उसे कसकर गले लगाया, गोल गोल घूमते हुए मुंह फाड़कर मुस्कुराया, दिखाओ तो मेरी नन्ही परी का वजन बढ़ा है या नहीं। किचन में घूमते हुए देवांश ने न चाहते हुए भी पीहू को एक छोटी कुर्सी पर बैठाया और फिर उसका नाश्ते का बैग खोला। तुम ज्यादा नहीं बड़ी हो, लगता है तुम अभी भी ठीक से नहीं खा रही, तुम्हें और खाना चाहिए। ये सुनकर पीहू ने भी बहुत सहयोग किया और तुरंत एक स्टीम्ड बन कुतरना शुरू कर दिया। माँ और बेटी को वहां दावत उड़ाते देख पास खड़ा देवांश बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। भले ही 1,00,000 साल अकेले और मुश्किलों भरे थे, भले ही नीलकमल अग्नि ने उसके शरीर को जलाया और दर्द से हड्डियां तोड़ दी, जब तक उसकी पत्नी और बेटी सुरक्षित और खुश थे, उसे लगा कि यह सब सार्थक था। नाश्ते के बाद तीनों का परिवार हॉस्पिटल गया। टैक्सी में भी पीहू देवांश से चिपकी रही, डर रही थी कि वह उसे फिर से आधे रास्ते में छोड़ देगा, उसे और उसकी मम्मा को हॉस्पिटल जाने के लिए अकेला छोड़ देगा। जब तक देवांश उसे गोद में लेकर हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार वाले आंगन में नहीं गया, तब तक पीहू ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और देवांश की गर्दन के चारों ओर उसके हाथ थोड़े ढीले नहीं हुए। जैसा कि सिया ने पहले निर्देश दिया था, देवांश पीहू को हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर घास पर धूप सेकने ले गया, जबकि वह रिजल्ट सुनने अंदर गई। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर पीहू ने सच सुन लिया तो वह डर जाएगी। इस समय हॉस्पिटल लॉबी के प्रवेश द्वार पर डायरेक्टर जगदीश दुबे और उनका पूरा स्टाफ 8:30 बजे से यहाँ इंतजार कर रहा था। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें लगा होगा कि हॉस्पिटल किसी बड़े निरीक्षण अधिकारी का स्वागत कर रहा है, इसलिए वे, जिन्हें जल्दी नहीं थी, रुक कर देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डायरेक्टर और उनका ग्रुप केवल एक युवा और सुंदर महिला का इंतजार कर रहा था, तो वे इतने हैरान हुए कि उनके मुंह खुले रह गए, ये सोचते हुए कि उन्हें मतिभ्रम हो रहा है और क्या उन्हें आज रात किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। सिया के साथ अभिवादन के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद डॉक्टर दुबे उसे बाल रोग विभाग के प्रमुख के ऑफिस में ले गए। उनके पीछे विभिन्न विभागों के प्रमुख चल रहे थे, एक बेहद विशाल और शाही जुलूस बनाते हुए। ऑफिस में घुसते ही डॉक्टर दुबे पीहू की स्थिति को घुमा फिरा कर समझाने ही वाले थे, लेकिन सिया ने उन्हें सीधे रोक दिया। डायरेक्टर दुबे, मुझे बस सीधे बता दीजिए, मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर दुबे एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर होने के नाते इस समय एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहे थे जो रास्ता भटक गया हो, अनजाने में बाएं और दाएं देख रहे थे, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने कल रात 10 बजे तक मीटिंग की थी, अंततः एक ऐसी योजना पर चर्चा की जो मरीज के परिवार के लिए स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान हो, लेकिन इस योजना को मरीज के परिवार ने शुरू होते ही खारिज कर दिया। हताशा में डॉक्टर दुबे केवल बेहद बेचैन दिल के साथ सच बता सके, मिस सिया, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी अभी भी ऐसी क्यों दिखती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके कैंसर सेल्स पहले ही फैल चुके हैं और कायदे से उसे असहनीय दर्द में होना चाहिए। इसके अलावा पिछले मामलों के अनुसार इस चरण में मरीजों के पास ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने का वक्त बचा होता है। ये सुनते ही सिया का बैग धड़ाम से जमीन पर गिर गया और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। जब प्रलय घंटा भी झुक गया, तब दुनिया ने एक ही नाम सीखा और एक परिवार मिट गया। पछतावा आग से तेज नहीं होता। देवता चले गए, राख ठंडी पड़ गई और भीड़ ने जीना सीख लिया। लेकिन असली युद्ध वहां शुरू हुआ जहां कोई मंत्र काम नहीं करता। एक पिता, एक माँ और एक डॉक्टर का वाक्य। सिर्फ 6 महीने। ना अग्नि, ना शक्ति, ना देवत्व। इस बार दुश्मन समय है।